हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। दुनिया को कोई भी प्रोजेक्ट आपने मर्न के साथ क्रिएट करना हो, उसके अंदर ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट यूज होना ही है। आज हम यूज करने वाले हैं रजिस्टर एंड लॉगिन सिस्टम विद JWT ऑथेंटिकेशन। यही हमारा मेन टॉपिक होता है। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनता है, फिर लॉगिन करता है यूजर, तब जाके आपका पूरा प्रोजेक्ट एक्सेस कर पाता है। हर एक दुनिया को कोई भी प्रोजेक्ट हो उसके अंदर ये ऑथेंटिकेशन लगेगी ही लगेगी। तो इसके बिना आपका कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। एक बार आप इसको बनाना सीख लो, उसके बाद आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे बार बार आपको इस चीज को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए JWT होता क्या है। इसको हम जेसन वेब टोकन बोलते हैं। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें वहां पे इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में बहुत ही बड़ा रोल है इसका। जब भी यूजर ने लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, उसके बाद लॉगिन करना है, तब एक टोकन के साथ लॉगिन करवाया जाता है, ठीक है। उसको हम टोकन बोलते हैं। तो मैं जहाँ पे एक लगा देती हूँ इसका नाम टोकन। जब भी हमने किसी यूजर को लॉगिन करवाना है तो उसको हम टोकन के साथ बोलेंगे कि आप लॉगिन करो। ये टोकन हमें क्रिएट करना पड़ता है जेसन वेब टोकन के साथ। इसको हम ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। विदाउट टोकन हम लॉगिन नहीं करवा सकते, क्योंकि लॉगिन करना एक हमारे लिए सिक्योरिटी पर्पस होता है कि कोई भी यूजर लॉगिन कर रहा है तो वो पहले रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद उसका एक लॉगिन सेशन बनाया जाता है। जैसे फेसबुक पे होता है, कोई भी दूसरा यूजर लॉगिन नहीं कर पाता हमारी खुद की प्रोफाइल पे। तो इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी। तो ये हर एक प्रोजेक्ट पे यूज होता है, इसीलिए हम इसको आज बहुत ही डीपली सीखने वाले हैं। MVC के साथ इसको थोड़ा समझते हैं। मॉडल व्यू कंट्रोलर इसको बोलते हैं। तो इसी को हम फॉलो करते हैं जावा स्क्रिप्ट में। या फिर मर्न की बात करें, MVC को हम ज्यादा फॉलो करते हैं। M का मतलब होता है मॉडल, V फॉर व्यू, C फॉर कंट्रोलर। अब यहाँ पे जो मॉडल होता है वो क्या होता है, तो हम यहाँ पे ओपन करते हैं अपना MongoDB। जब भी बैकएंड की बात होती है ना, तो सबसे पहले बात आती है डेटाबेस की। डेटाबेस में वैल्यूज जाके स्टोर होती हैं। फेसबुक पे आपने रजिस्टर करना है, आपका यूजर नेम ID वगैरह सब कुछ स्टोर होता है। वो स्टोर कहाँ पे होता है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। हमारी वेबसाइट पे कोई भी यूजर विजिट करेगा, रजिस्टर करेगा, डेटाबेस में जाके वैल्यू स्टोर होनी है। वो वैल्यू स्टोर हमने करवानी है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कहाँ पे स्टोर करानी है। जिधर हम स्टोर कर रहे हैं उधर क्या क्या वैल्यूज यूज होनी है, तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसको हम मॉडल बोलते हैं। मुझे पता है मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, उसके अंदर क्या क्या फील्ड होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कोई यूजर नेम होगा, एक होगी ईमेल, एक होगा पासवर्ड। तीन फील्ड मुझे पता है कि तीन फील्ड फॉर्म के अंदर है। उसको यूज करके हमने डेटाबेस में वैल्यू स्टोर करनी करानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमने मॉडल क्रिएट करना है, मॉडल क्रिएट होता है यहाँ पे बैकएंड पे। तो ये सारा काम बैकएंड का ही है। तो ये हमारे डेटाबेसेस होते हैं, इसके अंदर कुछ मॉडल क्रिएट किए जाते हैं। वो मॉडल आपको क्रिएट करना आना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है मॉडल क्रिएट करने का। तो हम यहाँ पे कोई भी एक डेटाबेस ओपन कर लेते हैं जिसमें एक मॉडल क्रिएट हुआ हो। जहाँ पे चलते हैं चैट ऐप पे देख लेते हैं। और जहाँ पे हमारे पास होगा एक, ये चेक करते हैं डेमो 2 नाम का। तो ये है। इधर मान लेते हैं ये एक मॉडल है, ठीक है। मॉडल होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, डेटाबेस में जिसके अंदर जाके वैल्यू सेव होनी है। जो वैल्यू सेव होनी है उसको हम बोलेंगे मॉडल। मैंने ईमेल, यूजर नेम एंड पासवर्ड सेव करना है। जो तीन मॉडल के अंदर आनी है, एक होगा यूजर नेम, एक होगा पासवर्ड, एक होगा ईमेल। जी इसको हम मॉडल बोलेंगे, ठीक है। तीन फील्ड है, तीन फील्ड के अंदर मैंने डेटाबेस में जाके तीन फील्ड क्रिएट करनी है। एक यूजर नेम होगा, एक पासवर्ड होगा, एक ईमेल। बस ये हमारा एक मॉडल होता है। फर्स्ट स्टेप होता है अपने को मॉडल क्रिएट करना, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि मॉडल कैसे क्रिएट करना है, क्या मॉडल होगा। अगर आप किसी क्लाइंट का भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, उसको भी नहीं पता होगा कि मॉडल क्या चाहिए उसको। मॉडल आपने क्रिएट करना है, आपने खुद सोचना है कि मॉडल कैसा क्रिएट करना है। एक फॉर्म क्रिएट करना है, वो फॉर्म के अंदर क्या क्या फील्ड होनी चाहिए वो आपने सोचना है। अब मेरी मर्जी है, मैंने रजिस्टर करवाना है यूजर को, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ ईमेल एंड पासवर्ड हो। रजिस्टर करते टाइम कोई तीसरी फील्ड हो ही ना। तो मेरा मॉडल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब जहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा। लेकिन हो सकता है कि हम चाहते हैं कि नहीं, यूजर नेम भी हो, ईमेल हो, पासवर्ड हो, साथ में एक मोबाइल नंबर भी हो। तो मेरे पास अब यहाँ पे चार फील्ड हो गई, फिर से मॉडल चेंज हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे चार फील्ड क्रिएट करनी है। मॉडल आपका डिपेंड करता है आपके फॉर्म के ऊपर, कैसा फॉर्म है आपका, बस उसी के अकॉर्डिंग आपका मॉडल बनेगा। फर्स्ट स्टेप,
इसको हम प्रैक्टिकली क्रिएट करेंगे। उसके बाद आता है व्यू। व्यू तो हमारे पास ज्यादातर जैसे फ्रंट एंड जिसको बोलते हैं यूआई, यूजर इंटरफेस, ये यूजर को सामने से नजर आना है फ्रंट एंड। आपने कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से पेजेस क्रिएट करने हैं, उसके अंदर आता है व्यू। अब मुझे पता है मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जिसमें सिर्फ एक रजिस्टर पेज होगा, एक लॉगिन पेज होगा, एक होगा डैशबोर्ड जिसके ऊपर जाके यूजर ने लॉगिन के बाद विजिट करना है। तीन मेरे पास पेजेस बनने हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे पास जो व्यू होगा ना वो तीन कंपोनेंट का होगा, तो मैं जहाँ पे तीन एक अपने कंपोनेंट या तीन पेजेस क्रिएट करूंगी, इसको हम व्यू बोलते हैं। व्यू के लिए आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करते हैं, ज्यादातर हम रिएक्ट यूज करते हैं मर्न के अंदर। तो कोई भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो ना, व्यू के अंदर आप कौन सी फ्रंट एंड लैंग्वेज चूज करते हैं, वहां पे आएगा सिर्फ और सिर्फ आपका फ्रंट एंड। व्यू का ज्यादा सारे का सारा जो रिलेशन होता है वो फ्रंट एंड के साथ होता है, ठीक है। अब ये फ्रंट एंड आपका डिपेंड करता है, अगर कैसा फ्रंट एंड होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका बैक एंड बनेगा। ऐसा नहीं फ्रंट एंड कुछ और बना दिया, बैक एंड कुछ और बना दिया। अगर आपके फ्रंट एंड फॉर्म के अंदर तीन फील्ड है तो आपका बैक एंड तीन फील्ड का होना चाहिए, मॉडल तीन फील्ड का ही होगा। अगर आपने जहाँ पर वो फ्रंट एंड में लगा दिया चार फील्ड लगा दिए, ठीक है, हो गया, एक यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, मोबाइल नंबर, लेकिन बैकएंड में आपने सिर्फ तीन फील्ड लगा दिए, मोबाइल नंबर ऐड नहीं किया, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट गलत, यहाँ पे वैल्यू ऐड ही नहीं होनी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फ्रंट एंड है बैकएंड के साथ मैच करता होना चाहिए। यूआई के अंदर आपका फ्रंट एंड आ जाएगा, कौन कौन से पेजेस क्रिएट करने हैं वो भी आपने सोचना है, क्या क्या आपने यहाँ पे यूजर को विजिट करवाना है पूरे प्रोजेक्ट पे, पूरी वेबसाइट पे, वो सारे के सारे कंपोनेंट आने हैं व्यू के अंदर। अब बारी आती है कंट्रोलर की। ये जो कंट्रोलर होता है इसका जहां से दोनों का कनेक्शन होता है, कंट्रोलर में ज्यादातर हम रूट्स यूज करते हैं या फिर एपीआई जिसको बोलते हैं। एपीआई हमने क्रिएट करनी है, तो सारा काम बेसिकली जो होता है वो कंट्रोलर का होता है, ठीक है। कि कंट्रोलर के अंदर हमने पूरा कोड लगाना है, जितना भी मेरे पास बैकएंड का डेटाबेस का कोड होगा वो सारे का सारा कंट्रोलर के अंदर आएगा। इसका जो काम होता है मेन, एपीआई को कंट्रोल करना। मैं जहाँ पे एक फॉर्म की बात कर रही हूँ ना, फॉर्म मैंने क्रिएट कर दिया फ्रंट एंड के अंदर, उसके अंदर मॉडल क्रिएट कर दिया, यहाँ पे तो कुछ अभी वर्क कर ही नहीं रहा, डेटाबेस में वैल्यू जानी ही नहीं। फॉर्म भी मैंने फ्रंट एंड भी क्रिएट कर दिया, का मॉडल भी क्रिएट कर दिया, इसके अंदर वैल्यू लेके आएगा कंट्रोलर। अब जहाँ पे हमारी रूट की बात आती है, रूट को हिंदी में जैसे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पाथ जैसे होता है, एक रास्ता बताना होता है कि मेरे पास ये फ्रंट एंड है, उसके अंदर ये एपीआई होगी, उसके बाद बैकएंड में ये एपीआई होगी, एक एक करके हम पाथ बताते जाते हैं, तो वो पाथ को फॉलो करता जाता है, फिर जाके डेटाबेस में जाके वैल्यू स्टोर होती है। ये वाला जो जो कंट्रोलर है इसको प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तब आपको ज्यादा समझ आनी है। जी या दो चीजें हैं मॉडल एंड व्यू, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है बस। इसको आपने खुद क्रिएट करना होता है, आपका जैसा प्रोजेक्ट हो आपका वैसा ही आपका मॉडल एंड वैसा ही व्यू कंट्रोल होगा। उसी के बाद फिर जाके कंट्रोलर हम क्रिएट करते हैं, पहले कंट्रोलर क्रिएट नहीं करते, पहले मॉडल एंड व्यू क्रिएट किया जाता है। मॉडल से भी पहले हम क्रिएट करते हैं व्यू। सबसे पहला स्टेप होता है व्यू क्रिएट करना, फ्रंट एंड डिजाइन करना, उसके बाद बारी आती है बैक एंड की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्यू के साथ, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने यहाँ पर बीएस कोड पे, इसको हम बंद कर देते हैं, इसको चलिए मिनिमाइज कर देते हैं, जहां पे आ जाते हैं फ्रंट एंड आपने क्रिएट करना है। तो मैंने जहां पर ये ऐप डॉट जेएस का पेज कोड लगा रखा है, ये राउटर है, आप बहुत ही बेसिक ये कोड है मैंने पहले ही लगा दिया, राउटर क्रिएट किया है। एक जहाँ पे मैंने रजिस्टर नाम का कंपोनेंट क्रिएट करना है, ठीक है। पहला स्टेप है यूजर को रजिस्टर करवाना, तो मैं जहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ अपने रजिस्टर पेज को। सबसे पहले आपने ऐप डॉट जेएस पे अपना जो जो भी कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट करना होता है। राउटर के साथ ही हम ज्यादातर करते हैं, आपने जहाँ पे राउटर लगा देना है, ये सब कुछ पहले मैंने करवाया हुआ है। यहाँ पे मैंने ये पाथ लगा दिया कि मेरे पास एक रजिस्टर नाम का पेज होगा। तो अब यहाँ पे मैंने बैक स्लैश ऐसे लगाया है, इसका मतलब मेरा पूरा प्रोजेक्ट रजिस्टर पेज से स्टार्ट होगा। इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, जहां से मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट है अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि रजिस्टर पेज मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। अब चलते हैं जहाँ पे कंपोनेंट्स वाला फोल्डर है, इसके अंदर आपने, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं कि आपने कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट करना ही है। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया है, उसके अंदर छोटे कंपोनेंट क्रिएट किए हैं, रजिस्टर का है, लॉगिन का है, एक डैशबोर्ड, तीन मुझे पता है, ये मुझे पता है कि मेरे पूरे प्रोजेक्ट में तीन ही मेरे पास कंपोनेंट क्रिएट होने हैं। अगर आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपने सोचना है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या यूज होना है। अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो आपने सबसे पहले उसका व्यू सेट करना है, सबसे पहले यूजर को रजिस्टर कराना है, फिर लॉगिन करवाना है, उसके बाद एक डैशबोर्ड ओपन करना है। लॉगिन करने के बाद सीधा जो यूजर है वो रीडायरेक्ट होगा
डैशबोर्ड पेज पे, वहां पे प्रोडक्ट लिस्ट होगी, एक कार्ट पेज बनेगा। जी सारे के सारे कंपोनेंट होते हैं व्यू के अंदर। जी आपने सोचना है कि कैसे कैसे कंपोनेंट हमने क्रिएट करने हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हो गए, बस एक एक करके हमने कंपोनेंट क्रिएट करना होता है। तो जहाँ पे मैंने पहले क्रिएट कर रखे हैं, लेकिन आपको अगर पहले से पता होता है कि मेरे पास ये कंपोनेंट है तो आपने पहले से ही क्रिएट कर लेने हैं। मुझे पता है 3 कंपोनेंट है तो मैंने 3 कंपोनेंट बना के रख लिए। उसमें से सबसे पहली बारी आती है रजिस्टर की। ऐसा नहीं है कि हमें डायरेक्ट डैशबोर्ड की कोडिंग करने लग जाए, ये जहाँ पर ये फालतू टाइम वेस्ट होगा अगर डायरेक्ट इसकी कोडिंग करेंगे, क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं है कौन सा यूजर आएगा, कहाँ से आएगा। फिर जाके मैं डैशबोर्ड पे जहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप करूंगी अगर यूजर रजिस्टर करेगा पहले, क्योंकि डैशबोर्ड डिपेंड करता है रजिस्टर पे। तो जो लॉगिन है वो भी डिपेंड करता है रजिस्टर पे। डायरेक्ट कोई भी यूजर रजिस्टर लॉगिन कर ही नहीं सकता, ना ही कोई डायरेक्ट यूजर डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता है। तो सबसे पहले यूजर करेगा रजिस्टर, इसीलिए हम पहले रजिस्टर वाला फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो मैं जहाँ पे लगा देती हूँ RFCE, जहाँ पे चलते हैं, एक फॉर्म ही क्रिएट करना है तो मैं जहाँ पे डिव लगाने की मुझे जरूरत ही नहीं है, फॉर्म लगा देते हैं डायरेक्ट। फॉर्म के ऊपर क्या क्या फील्ड आनी है सबसे पहली यही बात है। तो मैं जहाँ पे एक तो रजिस्टर का ऐसे लगा देती हूँ, तो जहाँ पे मुझे नजर आना चाहिए रजिस्टर लिखा हुआ, तो ये आ गया फॉर्म। मैंने CSS ऐड करी है पहले ही, तो मैं CSS नहीं करवा रही। तो जहाँ पे CSS का कोई काम नहीं है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, फॉर्म ना भी डिजाइन करो तब भी आप इसको सीख जाएंगे। जहाँ पे इनपुट फील्ड लगेगी, पहली इनपुट फील्ड। अब जहाँ पे मुझे पता है कि मैं चाहती हूँ कि पहले ही कोई भी यूजर आएगा वो यहाँ पे टाइप करेगा, एक टेक्स्ट इसकी टाइप रख देते हैं, पहले अपना एक यूजर नेम टाइप करेगा। तो मैं प्लेस होल्डर भी लगा देती हूँ यूजर नेम। अब जहाँ पे नेम हम हमेशा लिखते हैं, जहाँ पे आएगा यूजर नेम, एक नाम दिया जाता है फॉर्म के अंदर, इसका काम होता है डेटाबेस के साथ, ठीक है। प्लेस होल्डर तो यहाँ पे इसके बीच लिखा जाता है, तो यहाँ पे देखो यूजर नेम लिखा है ना, ये प्लेस होल्डर होता है। और जे वाला जो है इसको हम डेटाबेस के साथ यूज करते हैं। एक इनपुट फील्ड होगी, इसको कॉपी कर लो। कितनी इनपुट फील्ड लगानी है, 3 लगा देते हैं। एक रजिस्टर जहाँ पे यूजर नेम होगा, एक होगा ईमेल, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी ईमेल। इसकी जो टाइप है वो ईमेल कर दो ताकि वैलिडेशन साथ ही लग जाए। एक होगा पासवर्ड, तो पासवर्ड टाइप हमेशा इसकी पासवर्ड रखी जाती है, जहाँ पे भी पासवर्ड टाइप करो। और जो नेम है इसका भी हम पासवर्ड ही रखेंगे। हर एक इनपुट फील्ड का जो नेम है वो चेंज होना चाहिए, ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं जैसे इनपुट फील्ड है बस वैसे इसका नेम होगा। यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है तो पासवर्ड, यहाँ पे ईमेल एंटर करनी है तो उसका नेम ईमेल। आप ABC भी रख सकते हैं, ABC1 ABC2, नेम 1 नेम 2 जो मर्जी रख लो, ठीक है। अब ये मेरे पास फॉर्म है, ठीक है, 3 फील्ड मुझे पता है, ये मेरा व्यू हो गया। यहाँ पे चलते हैं, मैंने व्यू अपना क्रिएट कर लिया, ठीक है। पहला व्यू रजिस्टर पेज मैंने क्रिएट करना है, 3 फील्ड है तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, 3 फील्ड ही मैं लगाऊंगी बस। अब यहाँ पे एक बटन लगेगा, बटन के ऊपर आप लिख दो रजिस्टर। ये तो सिर्फ व्यू हो गया, फ्रंट एंड हो गया, ठीक है। इसको हम एक मैंने जो डिजाइन किया है, चलिए रहने ही देते हैं इसको, इसकी हम टाइप कर देते हैं सबमिट। अभी देखो यहाँ पे 3 फील्ड तो मैंने लगा दी, एक बटन लगा दिया। अब यहाँ पर मैं अगर मोबाइल नंबर ऐड करना चाहूँ ना, मुझे यहाँ पे 4 फील्ड लगानी पड़ेगी, 4 इनपुट फील्ड। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये होगी मेरी 4 इनपुट फील्ड। तो जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है, हो सकता है आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो कि हमने OTP भेजना है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल नहीं आनी चाहिए। तो ये यूजर की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। उसके बाद यहाँ आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी कि हमने सिर्फ 4 फील्ड यूज करके रजिस्टर कराना है या फिर 3, उतनी फील्ड आपने लगा देनी है। ये सिर्फ और सिर्फ व्यू क्रिएट हुआ है, बैकएंड का अभी इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अब जहाँ पे हम इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड ऐड करते हैं, जो हर एक फॉर्म के साथ हम लगाते हैं। कोई भी फॉर्म हो, कोई भी को फॉर्म, जहाँ पर हमारे पास सिर्फ लॉगिन रजिस्टर फॉर्म नहीं होता, बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बस वहां पे आपने सारे के सारी इनपुट फील्ड पे कुछ कीवर्ड लगाने हैं। जहाँ पे हम ऐड करते हैं एक वैल्यू, वैल्यू के ऊपर हम लिखते हैं हमेशा जे वाला, जो आपने ज्यादातर हम यूज करते हैं जो नाम लिखा हुआ है बस वही यूज करते हैं, तो यहाँ पे यूजर नेम आएगा। ये वाला जो नेम लिखा होता है बस इसी को ज्यादातर हमें यहाँ पे वैल्यू के साथ लगा देते हैं। ये वाली वैल्यू भी डेटाबेस के साथ यूज करनी है।
वैल्यू जहाँ पे जो भी यूजर एंटर करेगा, इधर एबीसी एंटर किया, एबीसी इसकी वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम गेट करते हैं, ठीक है। abc@gmail.com ये वैल्यू है, उस वैल्यू को गेट करेंगे, तब जाके डेटाबेस में जाके सेव करना है। अब बारी आती है यहाँ पे वैल्यू ईमेल, एक आएगी जहाँ पे वैल्यू पासवर्ड। वैल्यू यहाँ पे बटन पे नहीं लगती, अब यहाँ पे जो बटन पे लगेगा ऑन सबमिट, हमेशा ही सबमिट किया जाता है फॉर्म को, जहाँ पे हम टाइप इसकी सबमिट लगाते हैं। ये जो टाइप सबमिट है, इस ये बाय डिफॉल्ट है, यहाँ पे टाइप सबमिट है तो सबमिट ही आएगी, इसका जो दूसरा कीवर्ड नहीं है कोई भी, ये फिक्स है बाय डिफॉल्ट। सेम ऐसे ही हमारे पास फॉर्म पे एक लगता है कीवर्ड ऑन सबमिट, हमने डेटा को सबमिट करना होता है। डेटा सबमिट मतलब सर्वर के साथ, सर्वर पे भेजना है डेटा, तो सबमिट ऑन सबमिट लगाया जाता है। इसका नाम एक होता है, कोई भी नाम, एबीसी भी लिख सकते हैं जहाँ पे आप, यहाँ पे कुछ अपना नाम भी लिख सकते हैं, ये एक वेरिएबल की तरह होता है, आप नाम कुछ भी दे दो, हैंडल सबमिट। ऑन सबमिट वर्क करेगा यहाँ पे टाइप के साथ, टाइप सबमिट, जब भी कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा हमारा पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा सर्वर पे। अब यहाँ पे जो इसके अंदर वैल्यूज ऐड करनी है फॉर्म के अंदर, अभी यहाँ पे ये आ रहा है ना, अभी हमने इसको डिफाइन नहीं किया, इन सबको डिफाइन करना पड़ता है, तब हमारे पास कोई एरर नहीं आएगी, तो मैं डिफाइन कर ही देती हूँ। कॉन्स्ट क्रिएट करके इसका नाम लिख के इसको डिफाइन करना बोलते हैं। एक ये हो गया, एक ही हमने क्रिएट किया है यूजर नेम, ये वाली वैल्यू है, इसको भी हमने डिफाइन करना है, इसीलिए वो एरर आ रही है। तो चलिए इसको मैंने सोचा जहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाए तो हम यहाँ पे इसको टेस्ट कर लें एक बार। तो यहाँ पे देखो अभी बारी आती है, इधर मैंने लगाया हुआ है एक ऑन चेंज, हर एक इनपुट फील्ड के ऊपर लगता है, जहां से हमने वैल्यू गेट करनी है। एबीसी किसी ने यूजर नेम टाइप किया, abc@gmail टाइप किया, उसके अंदर जो हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना, उसको गेट किया जाता है, सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्म में। जो भी वैल्यू ऐड करनी है उसको गेट करना है, जब तक हम उसको गेट नहीं करते तब तक वो डेटाबेस में जानी नहीं। उसको गेट करने के लिए हम जहाँ पे लगाते हैं एक पैरामीटर पास किया जाता है, ये वाला पैरामीटर नाम कुछ भी हो सकता है, हम ई प्रेफर करते हैं ज्यादातर। इधर मैंने बनाना है एक, ये पूरे का पूरा डिपेंड करता है हमारी यूजर स्टेट पे, तो मैं यहाँ पे इसको बोलूंगी सेट कर दो यूजर नेम e.target.value। ये वाला क्या करेगा, हमारे पास जो भी e.target.value ये फिक्स है, जितने भी हमने एबीसी वगैरह यूजर नेम पासवर्ड फिल करना है उस वैल्यू को गेट करेगा। अब यहाँ पे यूजर नेम ये वाला है, इसको डिफाइन करना है, जितनी आपके पास इनपुट फील्ड है उतनी आपने स्टेट क्रिएट करनी है। कॉन्स्ट, सबसे पहली स्टेट है मेरे पास यूजर नेम, सेट कर दो यूजर नेम। अब ये जो सेट लगाया है जरूरी नहीं आपने सेट ही लगाना है, आप यहाँ पे एबीसी भी लिख सकते हैं, ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये पहले से ही है कि हम जावास्क्रिप्ट में इसको सेट ही लिखते हैं। मैं जहाँ पे एबीसी भी लिखूँ ना, तब भी इसका जो पूरे का पूरा वर्क कर जाएगा, बस यहाँ पे भी एबीसी कर दूँ। ये कोई फिक्स नहीं है कि आपने सेट ही लिखना है, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख दो। अब यहाँ पे आएगा यूजर स्टेट, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, एबीसी इज इक्वल टू एबीसी इज इक्वल टू 1, एबीसी इज इक्वल टू एबीसी, ऐसे कुछ ही आपने वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। अब यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू छोड़ते हैं, अब यहाँ पे इसको ब्लैंक ही रखना है, क्योंकि जब भी हम फॉर्म के अंदर वैल्यू फिल करेंगे ना, उसके अंदर जो वैल्यू आनी है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है, इसके अंदर आनी है, स्टोर होनी है। एक यूजर नेम है मेरे पास, एक होगा ईमेल, एक होगा पासवर्ड, कितनी आपने यूजर स्टेट क्रिएट करनी है, ये पूरे का पूरा डिपेंड करता है आपके फॉर्म के ऊपर। ईमेल को भी आपने ब्लैंक छोड़ना है, जहां पे आएगा सेट पासवर्ड, तीनों का आपने ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है। जहां पे आ जाओ, इसको कॉपी कर लो, हर एक इनपुट फील्ड पे लगाना है, जहां पे आ जाओ सेट कर दो ईमेल, इधर बस अपना वेरिएबल चेंज कर दो, एक इधर लगेगा,
सेट कर दो पासवर्ड को। अब जहाँ पे कोई भी यूजर नेम ईमेल वगैरह फिल करेगा, बस उसको हम जहाँ पे गेट कर लेंगे। अब जहाँ पे ईमेल नॉट डिफाइन आ रहा है, जहाँ पे आएगा पासवर्ड, जहाँ पे आएगा ईमेल, इसको सारे के सारे वेरिएबल्स हमने एपीआई के साथ डिफाइन करने हैं। और ईमेल भी हो गया। अब बारी आती है, जिस यूजर स्टेट क्लियर हो गया, हम कैसे क्रिएट करते हैं पूरे का पूरा डिपेंड करता है आपके फॉर्म के ऊपर। कितनी इनपुट फील्ड है उतने ही आपके पास यूजर स्टेट क्रिएट होनी है। और यहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहला काम है हैंडल सबमिट। कोई भी डेटा हमने सर्वर पे भेजना है, असिंक सर्वर पे जाएगा। अब जहाँ पे देखो मैंने ई लिखा हुआ है, ई को हमने डिफाइन करना है, जे वाला ई। ई की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पर इवेंट ए भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको डिफाइन करना होता है यहाँ पे हैंडल सबमिट, क्योंकि पूरे का पूरा फॉर्म सबमिट होना है जहां से। तो यहाँ पे मैं ई को डिफाइन कर दूंगी, वहां से कोई भी वैल्यू आएगी, जहाँ पे 2 बार लिख दिया, जहां से पूरी की पूरी फॉर्म की वैल्यू गेट करेंगे। सबमिट भी करनी है, गेट भी करनी है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रिवेंट डिफॉल्ट का। ये काम करता है बार बार एग्जीक्यूशन को रोकता है, रोकने का काम करता है। मैं जहाँ पे बार बार रिफ्रेश करूंगी ना, बार बार डेटाबेस में डेटा नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हम। जहाँ पे मैं बार बार यहाँ पे क्लिक करूंगी ना, बार बार ऐसे रिफ्रेश करूंगी, ऐसे सबमिट करूंगी, बार बार सबमिट करूंगी, तो ये वाला जो कोड है बार बार एग्जीक्यूशन को रोकेगा कि डेटाबेस में जाके डुप्लीकेट वैल्यूज ना ऐड हो जाए। इसका काम मेन होता है रोकना। अब यहाँ पे हमेशा ही ट्राई कैच लगता है। एक होता है ट्राई, इसके साथ ही एक कैच होता है। ये होता है हमारा सिंटैक्स। अब हम एपीआई क्रिएट करने वाले हैं। एपीआई मतलब डेटाबेस में वैल्यू जानी चाहिए। कोई भी जहाँ पे यूजर फॉर्म फिल करेगा, तो वो जो वैल्यू है जानी है डेटाबेस में। डेटाबेस में ऐसे ही नहीं चली जाएगी, एपीआई के साथ हमेशा काम होता है। यहाँ पे आएगा कॉन्स्ट क्रिएट कर लो, नाम कुछ भी दे दो। ज्यादातर हम रिस्पॉन्स प्रेफर करते हैं, आर ई एस भी लगा दो, रिस्पॉन्स भी लगा दो। अब जहाँ पे अवेट लगेगा, असिंक लगेगा, साथ में एक अवेट लगेगा। तो असिंक मैंने कहीं भी नहीं लगाया, असिंक लगेगा जहाँ पे। एक होता है सिंक, एक होता है असिंक। तो जावा स्क्रिप्ट में असिंक ही बोलते हैं, तो असिंक ही लगाया जाता है, क्योंकि जो मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट है असिंक्रोनस है, मल्टीपल ऑपरेशंस एक टाइम पे परफॉर्म करते हैं। तो इसको हम हमेशा ही प्रेफर करते हैं हर एक एपीआई के अंदर। असिंक लगा है तो यहाँ पे अवेट लगेगा, अगर असिंक नहीं लगा तो आपने अवेट नहीं लगाना। अवेट एक्सियोस डॉट, अब जहाँ पे पोस्ट आएगा मेरे डेटाबेस में वैल्यू, अब जहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पता होना चाहिए जहाँ पे आपने लगाना कौन सा कीवर्ड है। ये तो एक्सियोस है, ये तो एपीआई के साथ काम करने के लिए यूज होता है। इंपोर्ट किया जाता है इसको एक्सियोस फ्रॉम, एक्सियोस से। एक्सियोस का मतलब होता है जब भी आपने एपीआई के ऊपर डेटा भेजना है या फिर वहां से डेटा लेना है, गेट करना है, तो हम एक्सियोस यूज करते हैं। ठीक है, ये एक प्री डिफाइंड बाय डिफॉल्ट बनी बनाई लाइब्रेरी है। पोस्ट लगाना है जहाँ पे या कुछ और लगाना है, ये डिपेंड करता है आपने इन वो जो डेटाबेस में जाके वैल्यू सेव करनी है या वहां से वैल्यू गेट करनी है। तो मैंने सेव करनी है तो पोस्ट लगेगा। अगर वहां से वैल्यू उठा के अपने जहाँ पे शो करनी है वेब ब्राउजर पे, तो आपने यहाँ पे गेट लगाना है। अभी हमने सेव करनी है, जहाँ पे बनेगी एपीआई HTTP। अब जहाँ पे हमारा आएगा एक लोकल होस्ट, ये होता है सर्वर। ये इसका सिंटैक्स है, जहां से लेके जहां तक सिंटैक्स है। ये एक पोर्ट नंबर होता है, जितने भी सर्वर है वहां पे एक पोर्ट नंबर प्रोवाइड करवाया जाता है। आपका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट इस वाले सर्वर पे चलेगा। तो 5,000 नाम दे दो, जरूरी नहीं 5,000 लिखना है, आप 3,000 लिख दो, 2,000 लिख दो। इसको आपने याद रखना है, बैकएंड में सेम यूज करेंगे। तो मैंने जहाँ पे 5,000 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 5,000 तो लगा दिया, इधर एक एपीआई क्रिएट की जाती है। ये एपीआई हमने कहीं भी डिफाइन नहीं किया, आपने एपीआई लिखना है। ये एक कीवर्ड है एपीआई। एपीआई का मतलब होता है हम एक पेज क्रिएट करेंगे, जब फोल्डर क्रिएट करेंगे। अब जहाँ पे बारी आती है इधर, जहाँ पे बारी आती है मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर की, जो एपीआई है उसका काम होता है कंट्रोलर के साथ एंड व्यू, जहाँ पे मॉडल के साथ, इन दोनों के साथ काम होता है। मैंने इसको बोला है इस सर्वर पे मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर एक एपीआई होगी, एपीआई के अंदर एक पेज होगा। पेज आप समझ सकते हैं, कंट्रोलर की बात हो रही है जहाँ पे।
कंट्रोलर पेजेस होते हैं, मैं जहाँ बोलूंगी इसको एपीआई का एक होगा कुछ फोल्डर वगैरह, उसके अंदर एक पेज नाम होगा, उसका नाम हम auth.js रखेंगे। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, abc.js, कुछ भी नाम, ये पेज नाम है, ठीक है। उसके अंदर एक रूट होगा। अब ये वाला है हमारा कंट्रोलर, एक रूट होगा जिसको हम कंट्रोलर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर हम क्रिएट करेंगे, पूरी की पूरी एपीआई बैकएंड में जाके क्रिएट होनी है, ठीक है। अब जहाँ पे आप जा तो पहले ये वाली एपीआई क्रिएट कर लो, उसके बाद बैकएंड क्रिएट करो। जा पहले बैकएंड क्रिएट करो, फिर ये वाली एपीआई क्रिएट करो। ज्यादा जो मुझे सही लगता है, मैं पहले फ्रंट एंड क्रिएट करती हूँ। फ्रंट एंड की एपीआई क्रिएट कर ली, उसी के अकॉर्डिंग बैकएंड की एपीआई क्रिएट कर लो। अब जहाँ पे हम लिखते हैं, इधर ना एक ऐसे लगाते हैं हम, एंटर कर दो, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड। क्या क्या वैल्यू आपने डेटाबेस में जाके सेव करनी, वो वैल्यूज जो आपने डेटाबेस में लेके जानी है। जहां पे बात होगी एक मॉडल की, एक होगी यहाँ पर व्यू की। मेरे पास जो फॉर्म है उसके अंदर मैंने 3 फील्ड लगाई है, तो वो 3 फील्ड आ रही है, यूजर नेम, कॉमा, ईमेल, कॉमा, पासवर्ड। 3 फील्ड है, तो बस इसी को मैं सेव करना चाहती हूँ डेटाबेस में, तो आपने 3 फील्ड लगा देनी है बस। अब क्या होगा, इस वाले एपीआई पे जाके ये 3 फील्ड जाके सेव हो जाएंगे। अभी हमने इसको मॉडल नहीं बताया कि डेटाबेस कहाँ पे होगा, मॉडल कहाँ पे होगा जिसके अंदर सेव होनी है वैल्यू। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप वही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 तो फील्ड लगा दी। अगर जहाँ पे पूरे का पूरा डेटाबेस हो गया स्टोर, रजिस्टर करने पे यूजर रजिस्टर हो गया, डेटाबेस में जाके वैल्यू चली गई, तो हम क्या करेंगे, नेविगेट कर देंगे यूजर को, या अलर्ट लगा देंगे सक्सेस का। जब भी डेटाबेस में वैल्यू चली जाए, सक्सेस का मैसेज आ जाए। नहीं गई वैल्यू, तो यहाँ पे एक एरर आ जाए। आप यहाँ पे एरर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एरर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कीवर्ड है। मतलब यहाँ पे कुछ भी लिखो, एरर लिखना होता है या तो ERR लिख दो, या फिर आप एरर कंप्लीट लिख दो। तो मैं यहाँ पे console.log में जाके, console.error में जाके एरर को प्रिंट करा दूंगी। जो भी एरर आएगी वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी कंसोल में। बस, ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्रंट एंड। इसका जो काम है खत्म। अब बारी आती है इसकी, ये एपीआई क्रिएट करनी है। अब हम बैकएंड की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहला काम है, ये फर्स्ट स्टेप है, मॉडल क्रिएट करना। जब तक मॉडल क्रिएट नहीं होगा तब तक कंट्रोलर नहीं बनेगा। वापिस आ जाओ। मॉडल क्रिएट करने के लिए हम पूरे का पूरा कोड एक पेज पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप एमपीसी के साथ ज्यादातर फॉलो हम इसी को करते हैं, बड़े बड़े जितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। सबसे पहले हम मॉडल का अलग से फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, फिर व्यू का अलग से, कंट्रोलर का अलग से, डीबी डेटाबेस का अलग से। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे आएंगे, एक जहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम जहाँ पे प्रेफर करते हैं कि हम कॉन्फ़िगर नाम रखें। इससे देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर एक डेटाबेस है। तो आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। कॉन्फ़िगर आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता ना किधर करना है क्रिएट, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब देखो, जहाँ पे टर्मिनल में आना, इसको बोलो मेक डायरेक्टरी, MKDIR, मेक अ डायरेक्टरी, नाम दो डायरेक्टरी का। तो मैं ये नाम दूंगी, एंटर किया, तो जहाँ पे देखो एक फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर आपने एक पेज क्रिएट करना है, तो मैं जहाँ पे न्यू फाइल पे जाऊंगी, इसका नाम रखो db.js। सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट किया जाता है, तो इसको हम डीबी बोलते हैं। ये हो गया। अगर आप ऐसे मेक डायरेक्टरी के साथ नहीं क्रिएट कर रहे ना, आपने एक ओपनली फोल्डर क्रिएट करना है, ऐसे यहाँ पे क्लिक करके, इधर लिखा हुआ है न्यू फोल्डर, इस पे क्लिक करना है। सोर्स फोल्डर में क्रिएट नहीं करना, सोर्स फोल्डर के बाहर जाके क्रिएट करना है, इसके अंदर क्रिएट नहीं करना, बाहर ही करना है। ये सारे के सारे फोल्डर इसके बाहर हैं डेटाबेस के। तो यहाँ पे मैं आ गई डीबी के अंदर, कनेक्शन क्रिएट करना है। डीबी मतलब डेटाबेस, आप इसका नाम कुछ भी रख दो, database.js रख दो। सबसे पहले कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर। अभी तक हमने जितना कोड किया है पिछले सारे के सारे प्रोजेक्ट में, सारे का सारा कोड हमने एक फाइल में किया था, server.js पे। हमने वहां पे एक कनेक्शन क्रिएट किया था, वहां पे कंट्रोलर क्रिएट किए, सब कुछ एक पेज में। लेकिन आज हम पूरे का पूरा इसका स्ट्रक्चर समझने वाले हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं। रिक्वायर, यहाँ पे हमारे पास आता है mongoose, यहाँ पे हम एक लगाते हैं
कॉन्स्ट नाम देना है इसको, नाम दे दो कुछ भी। मैं जहाँ पे इसका नाम कनेक्ट डीबी रख देते हैं, ये नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी असिंक लगेगा। आप ये एक बार कोड लगा लो, बेशक इसको याद कर लो, पूरे जितने भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वहां पे आप इसको एज अ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं बार बार आपने क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एक ट्राई कैच लगाऊंगी। ट्राई कैच तो लगेगा ही साथ में, अवेट लगेगा क्योंकि असिंक लगा है। mongoose डॉट कनेक्ट, ये हमारे पास फिक्स है कोड। अब यहाँ पे देखो, वैसे तो अभी तक जितने हमने कनेक्शन क्रिएट किए हैं, मैं जहाँ पे डायरेक्ट अपनी जे वाली स्ट्रिंग पास करती हूँ। कनेक्शन क्रिएट करना है, जहाँ से स्ट्रिंग हम कॉपी करते हैं उसको हम यहाँ पे आके ऐसे पेस्ट कर देते हैं। ये होता था हमारे पास कनेक्शन क्रिएट करने का तरीका, ऐसे। अभी तक हम ऐसे क्रिएट करते आ रहे हैं साथ में डेटाबेस नेम, लेकिन अभी हम ऐसे नहीं करेंगे। जब भी हमने एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो एक फाइल क्रिएट की जाती है .env नाम से। आपने ऐसे ऊपर क्लिक करना है, .env की एक फाइल क्रिएट करनी है। तो जहां भी आपने क्या लिखना है, इधर आना है, एक आपने नाम देना है। नाम कुछ ऐसा हो कि हमने मोंगो डीबी का यूआरएल इधर लिखना है। तो मैं जहाँ पे इसका नाम रखूंगी, जो ज्यादातर हम कैपिटल में प्रेफर करते हैं, मोंगो यूआरएल, जो यूआरआई लिखो इज इक्वल टू। अब जहाँ पे आपने स्ट्रिंग अपनी पास करनी है, अब जहाँ पे env की फाइल क्या होती है जी आपको पता होना चाहिए। env की फाइल इन्वायरमेंट इसको बोलते हैं। ये फाइल हम ज्यादातर यूज करते हैं जब हमने अपना प्रोजेक्ट गिट हब पे अपलोड करना हो। वहां पे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। आपके पास बहुत सारी सीक्रेट कीज होती हैं, टोकन्स होते हैं, आपकी कुछ ईमेल्स होती हैं, बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, सिक्योरिटी के लिए हम वो होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एपीआईज होती हैं जो आपने बाय की होती हैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, वो आप दूसरों को बताना नहीं चाहते। तो हम यहाँ पे .env की फाइल क्रिएट करते हैं। जब भी आप किसी के साथ ये प्रोजेक्ट शेयर करेंगे, अपलोड करेंगे गिटहब पे, आपकी ये वाली फाइल साथ में नहीं जाएगी। किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने यहाँ पे क्या डेटा लिखा है। कुछ ऐसा डेटा आप लोगों के साथ नहीं शेयर करना चाहते। आपकी एपीआईज होती हैं, कुछ पर्सनल कीज होती हैं, कुछ आपके पोर्ट नंबर होते हैं, आपके टोकन्स होते हैं, JWT एक टोकन है, वो भी जहाँ पे क्रिएट होगा, किसी को उसका पता नहीं चलना चाहिए। बस वो सारी इंफॉर्मेशन .env में रखते हैं। तो ये आपका जो भी पूरे का पूरा होगा, ये वाला पेज गिटहब पे अपलोड नहीं होगा, वह बाकी पूरा प्रोजेक्ट अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आपने डेटाबेस नाम रखना है। इसका नाम हम रख देते हैं मर्न 9 रख देते हैं, प्रोजेक्ट नेम स्मॉल लेटर में रख देते हैं। ये आपका डेटाबेस नाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी है ये सारे के सारे डेटाबेसेस है। सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर मॉडल क्रिएट करना है, फिर कंट्रोलर। एक जहाँ पे आएगा पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर होगा आपका। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपने रजिस्टर वाले पेज पे क्या लिखा है। वहां पे मैंने 5,000 लिखा था, तो यहाँ पे 5,000 ही आना है, चेंज नहीं होना चाहिए। एक जहाँ पे आएगा JWT सीक्रेट, यही होती है हमारी मेन। जहाँ पे फिलहाल मैं कुछ भी लिख रही हूँ, इसको समझेंगे हम बाद में। ऐसे कुछ भी लिख देना, इसके अंदर यूर सीक्रेट JWT कुछ भी ABC बेशक लिख दो, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। फिलहाल इसको भूल जाओ। यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ये कुछ भी हो सकते हैं, आप इसका नाम ABC भी रख सकते हैं, JWT भी रख सकते हैं, लेकिन जो प्रेफर किया जाता है वो ज्यादातर यही है। अब यहाँ पे वापिस आते हैं, इसको बंद कर दो। इस पूरी env की फाइल को हम एक्सेस कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कनेक्शन क्रिएट करना है, मोंगो डीबी का जो हमें स्ट्रिंग चाहिए वो हमने ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पर अभी तक जितना हम काम कर रहे थे डायरेक्ट यहाँ पे आके पेस्ट कर रहे थे, लेकिन अभी मेरे पास वो स्ट्रिंग .env फाइल में है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे साथ में ना एक प्रोसेस आता है, जो कीवर्ड है प्रोसेस .env डॉट। आपको कौन सा वेरिएबल चाहिए, मुझे चाहिए मोंगो यूआरआई, ये वाला वेरिएबल चाहिए। तो बस आपने इसका नाम लिख देना है। अब उसको एक्सेस कर पाएंगे आप। यहाँ पे आपके सेम वेरिएबल न्यू यूआरएल, यूज न्यू यूआरएल, पार्सर ट्रू, ये 2 कीवर्ड होते हैं कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। यूनिफाइड टोपोलॉजी, अगर कनेक्शन क्रिएट हो जाए console.log में जाके एक मैसेज मिल जाए, कनेक्शन ही अब क्रिएट करना है, उसके बाद आपको मैसेज मिले
कि कनेक्शन क्रिएट हो गया, मोंगो डीबी कनेक्टेड, ये मैसेज मिलेगा ताकि आपको पता चले क्या कनेक्शन बन चुका है कि नहीं डेटाबेस के साथ, नहीं तो एक एरर आ जाए। कंसोल डॉट एरर, कोई भी एरर मैसेज प्रिंट करा दो। एरर डॉट मैसेज अगर लिखेंगे तो जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट मैसेज होगा वो मिलेगा। अगर आप अपना मैसेज लिखेंगे सिंगल कोट में लिख सकते हैं, तो अगर एरर इन कनेक्शन ऐसे लिख सकते हैं। जहां पे अगर वो मैसेज लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, सिंगल कोट में जाके एरर इन रजिस्टर ऐसे कुछ लिख दो। तो मैं जहाँ पे ये वाला ही लिखूंगी जो बाय डिफॉल्ट होता है, कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखना है। उसके बाद जो प्रोसेस है डॉट एग्जिट, ये वाला ऑप्शनल है, नहीं भी लगाएंगे तब भी ओके है। उसके बाद कनेक्शन को एग्जिट करना होता है, जरूरी नहीं करना ही है। यहाँ पे प्रोसेस कीवर्ड है, एक बार इसने कनेक्शन क्रिएट कर दिया उसके बाद इसको एग्जिट कर दो बस। मॉड्यूल को हमेशा ही डॉट मॉड्यूल एक्सपोर्ट किया जाता है, तभी हम इसको यूज कर पाएंगे। अब जहाँ पे आपने अपना जो वेरिएबल लिखना है कनेक्ट डीबी, जब भी मैंने इस पूरे कोड को यूज करना हो अपने प्रोजेक्ट में मैं इसको यूज करूंगी। यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट हमें पूरे का पूरा कोड ये वाला यूज करने की जरूरत नहीं है। कहीं भी आपने कनेक्शन को यूज करना हो, डीबी को यूज करना हो, बस आपने ये वाला एक वेरिएबल लगाना है, पूरे का पूरा कोड आप वहां पे लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बस इसका काम खत्म। डीबी क्रिएट हो गया। अब बारी आती है मॉडल की। सेम आप एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, मेरे पास पहले से ही है, मॉडल्स है, ज्यादातर हम इसको मॉडल्स क्रिएट बोलते हैं। मॉडल्स वाला फोल्डर क्रिएट करके इसके अंदर आपने एक नाम देना होता है, नाम कुछ भी हो सकता है। तो मैंने जहाँ पे यूजर डॉट जीएस रखा हुआ है। अगर आपने यूजर को रजिस्टर कराना है तो आप यूजर डॉट जीएस रखो। अगर आपने एडमिन को रजिस्टर कराना है एडमिन डॉट जीएस। यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हम ज्यादातर इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं। क्यों? क्योंकि रूट के साथ हम सेम नाम के साथ एक पेज क्रिएट कर सकते हैं, उसकी हम यू स्मॉल रख सकते हैं। तो ऐसा होगा कि यूजर डॉट जीएस के जहाँ पे भी रहेगा सेम एक, जहाँ पे कंट्रोलर इसका बनाएंगे यूजर डॉट जीएस, लेकिन उसकी यू स्मॉल रहेगी। जरूरी नहीं है आपने यहाँ पे कैपिटल ही रखना है। तो यहाँ पर मैंने एक मॉडल्स का फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर यूजर डॉट जीएस रखा। मॉडल देखो कैसे क्रिएट होगा। अब ये टोटल डिपेंड करता है आपके फ्रंट एंड के ऊपर। कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose, इधर हम एक कॉन्स्ट, हम पता क्या करेंगे, जहां पे एक कीवर्ड लगाएंगे बी क्रिप्ट का, इसको ब्लोफिश बोलते हैं, ब्लोफिश क्रिप्शन, बस इसी का सारा काम है। पहले तो ये लगेगा आपके मॉडल के ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ उस पेज पे लगेगा जो आपने यूजर का मॉडल क्रिएट होगा, मतलब यूजर ने रजिस्टर करना है वहां पर ही ये बी क्रिप्ट लगेगा, बाकी कहीं भी नहीं। ये एक बी क्रिप्ट वेरिएबल है, जो मेन लाइब्रेरी है वो ये है बी क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे इसका काम क्या रहेगा, इसका कोड लगा के फिर इसको समझेंगे। कॉन्स्ट, एक आपने इसका नाम देना है मॉडल नाम, तो मैं इसका नाम यूजर स्कीमा रखूंगी। ये वाला आपका मॉडल नाम होगा यूजर। स्कीमा एक कीवर्ड होता है, तो आपने साथ में कीवर्ड रखना है। अगर आपने मॉडल का नाम एबीसी रखना है तो आप यहाँ पे एबीसी रखेंगे, साथ में स्कीमा जरूर लिखेंगे। न्यू, यहाँ पे आएगा mongoose। सिंटैक्स है इसका, स्कीमा क्रिएट करने को स्कीमा रखो। अब यहाँ पे बारी आती है, अब इधर हमने कुछ कीवर्ड ऐड करने हैं। ये कीवर्ड कहाँ से आने हैं, एक मैंने यूजर नेम ऐड करना है, ये वाले कीवर्ड्स आपके मैच होने चाहिए। एक ये यूजर नेम यहाँ पे होगा, अब मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, ये यूजर नेम पासवर्ड होगा। अब जहाँ पे आपके पास क्या क्या शो होना चाहिए, मेरे पास फ्रंट एंड में क्या है, एक यूजर नेम ईमेल एंड पासवर्ड, तो ये वाले जो नाम है आपके फ्रंट एंड के साथ मैच करते होने चाहिए। जहाँ पे लग रखे हैं बस इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यूजर नेम, यहाँ पे साथ में इसकी एक टाइप रखी जाती है। टाइप किसकी स्ट्रिंग रखनी है, किसकी नंबर रखनी है, किसकी बुलियन रखनी है, बुलियन ट्रू फॉल्स होता है। यहाँ पे जब भी आपने टेक्स्ट ऐड करना है तो स्ट्रिंग रखेंगे, कोई नंबर ऐड करना है मोबाइल नंबर, उसकी टाइप नंबर रख दो बस। टाइप रखनी जरूरी है। एक यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाया जाता है कि इसको कोई ब्लैंक ना छोड़ पाए, रिक्वायर्ड को ट्रू कर दो। यूनिक, अब जहाँ पे ये यूनिक कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं, ये भी आपने सोचना है।
अगर ईमेल पे लगाएंगे, ईमेल पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, किसी आईडी के ऊपर रोल नंबर हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गई, वहां पे यूनिक लगाया जाता है। यूनिक मतलब एक बार एबीसी किसी ने यहाँ पे एंटर कर दिया, फिर से कोई एबीसी टाइप नहीं कर पाएगा। यूजर नेम के ऊपर हम यहाँ पर प्रेफर नहीं करते हैं। ज्यादातर बहुत सारी वेबसाइट में होता है कि यूजर नेम भी हमारे पास यूनिक होना चाहिए। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं, आप एक बार एक यूजर नेम सेलेक्ट करते हैं, फिर से उसी यूजर नेम के साथ रजिस्टर नहीं कर पाते, वहां पे यूनिक लगा होता है। तो वहां पे कहाँ पे यूनिक लगाना है जी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बारी आती है दूसरा, ईमेल। इसी को कॉपी कर लो बेशक। ईमेल की भी टाइप रखनी है, अब इसकी टाइप भी स्ट्रिंग रहेगी। रिक्वायर्ड इसको लगाएंगे ताकि कोई ब्लैंक ना छोड़ पाए। यहाँ पे भी यूनिक लगा दो। एक बार किसी ने जो ईमेल ऐड कर दी, बार बार वो ईमेल ऐड ना कर पाए। एक होगा पासवर्ड। पासवर्ड की सिर्फ टाइप रखनी है स्ट्रिंग, और इसको रिक्वायर्ड लगाना है। अब यहाँ पे यूनिक नहीं लगाना, यहाँ पे आएगा रिक्वायर्ड। अब जहाँ पे आपने यूनिक नहीं लगाना, क्योंकि पासवर्ड किसी न किसी का मैच कर ही सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बस इसको हम हाइड कर देंगे, बाकी ज्यादा इश्यू नहीं रहेगा। जहाँ पे बस आपने यूनिक नहीं लगाना। अब बारी आती है, सबसे बड़ा चैलेंज है पासवर्ड को सेव करना अपने डेटाबेस में जाके। जहाँ पे कोई बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि पासवर्ड हम सेव कैसे करेंगे, जहाँ पे चैलेंज है सिक्योरिटी कैसे क्रिएट करेंगे। मेरे पास हम जो बैंक का भी कुछ पासवर्ड होता है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट, बहुत सारे ऐसे अकाउंट है हमारे, पासवर्ड किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जहाँ पे देखो पासवर्ड साफ साफ नजर आ रहा है। हमारे पास अगर कोई अगर मैं भी हूँ एज अ डेवलपर, अगर बात करें, मुझे सबका पासवर्ड पता है, किसी ने क्या पासवर्ड रखा है, तो ये सिक्योरिटी यहाँ पे पूरी की पूरी फेल हो जाती है। अब यहाँ पे जो कोई भी यूजर नेम अपना पासवर्ड फिल करेगा ना, वो हाइड होके आना चाहिए, मुझे भी नहीं दिखना चाहिए। तो जहाँ पे हेल्पलाइन लिखा है, 1 2 3 लिखा है, एज इट इज सेव करने के लिए हमारे पास कोई इश्यू नहीं है, बहुत ही आसान कोड है। डायरेक्ट यहाँ पे बस ऐसे ही रहने दो, पूरे का पूरा पासवर्ड यहाँ पे ऐसे ही सेव हो जाएगा। लेकिन अब बारी आती है जहाँ पे बी क्रिप्ट की। ये होता है बी क्रिप्ट, क्रिप्शन हमने क्रिएट करनी है। अगर किसी ने 1 2 3 पासवर्ड रखा है, वो किसी और स्ट्रिंग में जाके सेव हो। मान लो किसी ने 1 2 3 रखा, ये पासवर्ड मेरे डेटाबेस में जाके कुछ ऐसे सेव होना चाहिए, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि इसने क्या पासवर्ड रखा है। ये स्ट्रिंग हम क्रिएट करेंगे बी क्रिप्ट के साथ, बस इतना काम है। ये कोड लगेगा आपके मॉडल के ऊपर, सिर्फ उस मॉडल के ऊपर, यूजर वाले पे, जिधर आपने रजिस्टर करना है। और पूरे प्रोजेक्ट पे सिर्फ एक मॉडल क्रिएट नहीं होता, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ एक मॉडल क्रिएट नहीं करते। जहां पे अगर आपने एडमिन को रजिस्टर कराना है, उसका मॉडल अलग से बनेगा। अगर आपने प्रोडक्ट लिस्ट ऐड करनी है, उसका मॉडल अलग से बनेगा। अगर आपने किसी स्टूडेंट को रजिस्टर कराना है, उसका अलग से बनेगा, टीचर का अलग से। ये पूरे का पूरा डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। आप एक भी मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोडिंग बहुत ही बड़ी हो जाती है। इससे ज्यादा प्रेफर करते हैं हम अलग अलग मॉडल क्रिएट करना, ऐसे ही मॉडल सारे क्रिएट होने हैं बस। ये वाला जो अभी कोड लगाने वाली है, मैं जहाँ पे देखूंगी यूजर schema.pre, ये सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड को हैशिंग करने के लिए यूज होता है। अब हैशिंग क्या होता है, जो मैंने बोला था ना, किसी ने 1 2 3 ऐड किया, वो जहाँ पे जाके किसी और स्ट्रिंग में सेव हो, उसको हम हैशिंग करना बोलते हैं। तो मैं जहाँ पे इसको लिखूंगी प्री सेव, जो सिंटैक्स है बस ऐसे ही लगेगा। प्री सेव मतलब मैंने अपने डेटाबेस में सेव करना है जो भी मेरे पास पासवर्ड आएगा। एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जहाँ पे पैरामीटर पास करना है, नाम कुछ भी दो, मैंने नेक्स्ट नाम दे दिया। इफ नॉट इफ नॉट दिस डॉट इज मॉडिफाइड, किसको आपने इनक्रिप्ट करना है, पासवर्ड को। यहाँ पे ईमेल को भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ पासवर्ड के ऊपर आपने लगाना है। जिस फील्ड को आप इनक्रिप्ट करना चाहते हैं या क्रिप्ट करना चाहते हैं, आप पासवर्ड लगाएंगे जहाँ पर उस फील्ड का नाम, यहाँ पे नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे आके कॉन्स्ट क्रिएट करो एक साल। अब ये हमारे पास एक बना बनाया कोड होता है। अब एक बी क्रिप्ट यहाँ पे लिखो, डॉट जनरेट कर दो साल्ट। यहाँ पे नंबर लिखना है, ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं, हो सकता है इंटरव्यू में पूछे जनरेट साल्ट की रेंज कितनी रखते हैं हम, 10 या 12 होती है बस। 10 या फिर 12, ज्यादातर 10 ही लिखते हैं। 10 लिख दो या 12, दोनों में डिफरेंस नहीं होता, बस 10 या 12 रखनी होती है।
ये रेंज होती है कि आपने जो इंक्रिप्शन करनी है पासवर्ड की, वो स्ट्रिंग कितनी बड़ी हो। तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगी। ये वाला जो जनरेट साल्ट है, बस इसने हमें एक स्ट्रिंग जनरेट करके देनी है 10 नंबर की। दिस डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू अवेट डिक्रिप्ट डॉट हैश करना है। पीएचपी में भी हैश यूज होता है, ज्यादातर हम हैश कीवर्ड लगाते हैं पासवर्ड को क्रिप्शन करने के लिए। यहाँ पर हैश यूज करेंगे। पीएचपी में इसका काम बहुत ही आसान होता है, इतना सारा कुछ हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे आसान होता है कोड। यहाँ पर हैश बस कीवर्ड लगाना होता है। किसको हैश करना है? दिस डॉट पासवर्ड। यहाँ पे आएगा साफ। ये वाले पासवर्ड को जो सेव करेगा, उसके अंदर जो स्ट्रिंग आई ना, उसके साथ यहाँ पर इसको मैच कर दो। मेरे पास जो भी डेटाबेस में वैल्यू जाएगी वो ये वाली जाएगी, वो साल्ट में ये जो स्ट्रिंग जनरेट होगी। अब यहाँ पे अवेट के ऊपर 3 डॉट आ रहे हैं। अवेट जहाँ पे हो गया दिस डॉट, अवेट के ऊपर ऐसे ही नहीं आना चाहिए मेरे पास। चलिए पहले इसका कोड देख लेते हैं, लगा देते हैं कंप्लीट। असिंक तो यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पे बाहर आ जाओ, इधर आओ यूजर, आपका स्कीमा डॉट मेथड्स डॉट मैच पासवर्ड। अब यहाँ पे बहुत ही बड़ा चैलेंज है। यूजर ने 1 2 3 पासवर्ड ऐड किया है, लेकिन मेरे पास बैकएंड में जाके कुछ ऐसा सेव हुआ। दोनों को हम मैच कैसे करेंगे? अगर 1 2 3 इसके साथ मैच करेगा तभी जाके यूजर लॉग इन कर पाएगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अब यहाँ पे पासवर्ड को फिर से हमने वापस उसी फॉर्मेट में लेके आना है जो यूजर ने ऐड किया था। तो उसके लिए हम यहाँ पे मैच पासवर्ड यूज करेंगे। 1 2 3 को 1 2 3 के साथ ही मैच किया जा सकता है, ना कि उसे स्ट्रिंग के साथ मैच करना है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी असिंक। फंक्शन एक क्रिएट करो, नाम दे दो इसको। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, इसका नाम कुछ भी रख दो। एंटर्ड पासवर्ड रख देते हैं, ये यूजर ने एंटर किया है पासवर्ड। यहाँ पे लगाएंगे रिटर्न अवेट बी क्रिप्ट कंपेयर करो। एक तो यूजर ने एंटर किया होगा पासवर्ड, एक मेरे पास होगा डेटाबेस में पासवर्ड। दोनों को मैच करेंगे फिर जाकर यूजर लॉगिन पर कर पाएगा। यही मॉडल रजिस्टर के लिए यूज होगा, यही मॉडल लॉगिन के लिए। लॉगिन का मॉडल अलग से नहीं बनेगा, इसी वैल्यूज को यूज करके हम लॉगिन करेंगे। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी जो मेरे पास एंटर पासवर्ड है, दिस डॉट पासवर्ड। एंटर पासवर्ड एंड दिस डॉट पासवर्ड मतलब एक होगा एंटर पासवर्ड जहाँ पे यूजर ने 1 2 3 ऐड किया, एक होगा पासवर्ड डेटाबेस में। जो भी डेटाबेस में पासवर्ड पासवर्ड होगा, दोनों को कंपेयर करना है, लेकिन मैच करना है दोनों को सेम फॉर्मेट में। ये अपने आप काम कर देगा, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये कोड लगाना है। लास्ट में हमारा कोड है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। जब भी हमने इस मॉड्यूल को यूज करना हो, mongoose डॉट मॉडल, अपने मॉडल का नाम रख दो यूजर, यहाँ पे आपका जी वाला वेरिएबल। अब यहाँ पे मैं इसको पूरे मॉडल को यूजर नाम से यूज कर सकती हूँ। बस कहीं भी आपने मॉडल यूज करना हो, आपने यूजर लिखना है, पूरे का पूरा कोड आपका वर्किंग में आ जाएगा। ये हमारा अभी जो मॉडल है क्रिएट हो चुका है, इसको कर दो बंद। सिर्फ इतना ही काम नहीं है, सिर्फ हमने मॉडल क्रिएट किया है। अब बारी आती है सर्वर की। यहाँ पे आ जाओ, अभी तक हमने सर्वर स्टार्ट नहीं किया। सर्वर डॉट जीएसपी आना है, कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने डॉट ई बनाना है, क्योंकि हमने वहां पे डॉट ई इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज किया है, उसको एक्सेस करना है सर्वर के अंदर। तो रिक्वायर लगाएंगे। ये हमारा एक वेरिएबल है, ये मेन लाइब्रेरी नहीं है, मेन लाइब्रेरी इसके अंदर आएगी डॉट ई। इसका मतलब ये है, यहाँ पे मेरे पास एक डॉट ई की फाइल है, उसको एक्सेस करना है। ठीक है, यहाँ पे डॉट ई फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करो। अब इस वेरिएबल को यूज करेंगे उस डॉट ई पूरे पेज को एक्सेस करने के लिए। एक कोर्स लगाया जाता है, कोर्स भी कंपलसरी है। पोर्ट नंबर हमारे मिसमैच ना हो। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एक
जहां पे अब आएगा मेरे पास कनेक्ट डीबी, ये हमारा एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे हर एक चीज को हमने जहाँ पे ऐड करना है, सर्वर हमारा मेन पेज रहेगा जिसके अंदर सारे मॉडल, सारे कंट्रोलर यहाँ पे ऐड करेंगे। अब जो जो आपने मॉडल क्रिएट किया है, जो जो आपने जितने भी फोल्डर क्रिएट किए हैं, पूरे का पूरा व्यू इसको यहाँ पे ऐड करूँ। एक मैंने ये कनेक्शन क्रिएट किया है, कॉन्फ़िगर के अंदर db.js है, उसके अंदर जे वाली स्ट्रिंग है, बस उसको लगाना है। डॉट डॉट कॉन्फ़िग, पहले तो इसको ऐसे यूज करेंगे, जहाँ पे आएगा .env, इसका मतलब है जहाँ पे मेरे पास जो डेटाबेस होगा उसको मैं यहाँ पे यूज करूंगी। और जे वाला जो है, इधर में जे अपने आप आ गया। ये वाला क्या करेगा, कॉन्फ़िगर मतलब डेटाबेस को एक्सेस कर लेगा। कॉन्स्ट एक क्रिएट किया जाता है ऐप, इसके अंदर पूरे का पूरा एक्सप्रेस उठा के एक वेरिएबल के अंदर रख दो। अब इसको हम बार बार यूज करते रहेंगे। ऐप डॉट यूज हमेशा ही सबसे पहले हर एक चीज को यूज किया जाता है, पहले एक्सप्रेस को यूज करो। जेसन के अंदर ऐसे यूज करते हैं एक्सप्रेस को। यूज करने का मतलब है जो वर्किंग में आ जाएगा ऐप डॉट यूज कोर्स, ऊपर वहां पे लगाने का कोई मतलब नहीं है जब तक हम इसको यूज नहीं करेंगे। अब जहाँ पे आप बारी आती है कंट्रोलर या राउटर की। राउटर हम बाद में क्रिएट करेंगे। यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करो एक पोर्ट, जो पोर्ट नंबर हमने क्रिएट किया है इसको एक्सेस कैसे करना है, प्रोसेस डॉट env डॉट port पोर्ट, जहाँ पे आएगा आपका पोर्ट नंबर 5000, वहां पे जितना है सेम इतना वहां पे रख दो। .env फाइल पे फ्रंट एंड पे जहाँ पे सारे पोर्ट नंबर मैच होने चाहिए, ऐप डॉट लिसन, सर्वर स्टार्ट करना है तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लगाओ कंसोल डॉट लॉग में जाके एक मैसेज प्रिंट करा दो, सर्वर स्टार्टेड ऑन दिस पोर्ट। सेव करो, सर्वर स्टार्ट करो, सर्वर भी स्टार्ट करना आना चाहिए। सारे के सारे यहाँ पे बंद कर देते हैं टर्मिनल, ये सर्वर का इसको भी बंद कर दो। सिर्फ एक ही रखेंगे जो फ्रंट एंड हमारे पास चल रहा है, बाकी सारे बंद। सर्वर को स्टार्ट करना है नोड मॉड के साथ ही करेंगे, कोई फोल्डर ओपन नहीं करना, डायरेक्ट जहाँ पे लगाओ सर्वर डॉट जेएस, एंटर करो। अब जहाँ पे एरर है एक्सप्रेस इज नॉट डिफाइंड, तो मैंने जहाँ पे एक्सप्रेस लगाया ही नहीं। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, सेव करो। नोड मोड का यही हमारे पास फायदा है, जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे इधर अपने आप जाके पूरे का पूरा सेव हो जाएगा, अपने आप रिफ्रेश भी हो जाएगा। और जहां पे आ रहा है मेरे पास इधर ये एरर है, एरर जहाँ पे मिल जाएगी आपको क्या है, जहाँ पे है डिनाइड, परमिशन डिनाइड होगी इसकी, इसको कर दो इधर। क्योंकि जहाँ पे कनेक्टर डीबी है इसको अभी तक हमने यूज नहीं किया, ये भी हाईलाइट नहीं है। कॉपी करो, इसको कॉपी करना है कनेक्टर डीबी को, कहीं भी आके इसको ऐसे कॉल कर दो। अब ये वर्किंग में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ वापिस, स्क्रॉल डाउन करो, अभी भी सेम एरर है। कनेक्टर डीबी हो गया मेरे पास, कॉन्फ़िगर का फोल्डर है उसके अंदर डीबी है, कनेक्शन तो डिनाइड नहीं होना चाहिए। इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं अपनी env फाइल पे, वहां पे ही एरर है। बाकी सारा कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। एरर इधर है मेरे पास, इधर मैंने मोंगो डीबी लिखा हुआ है, मोंगो यूआरआई, इसको कंट्रोल एक्स करो, सेव करो। कहीं कहीं भी आके जहाँ पे आके कंट्रोल एस करो और यहाँ पे वापिस आ जाओ, इसको कर दो एंटर। पहले हम इसका जो पाथ है वो सेट करते हैं और मोंगो यूआरआई इसको हम मैच करेंगे। ये वाला कॉपी करो, डीबी पे आ जाओ,
इधर देखो हमने क्या लिखा हुआ है, इसको इसके साथ मैच करो। मोंगो यूआरआई लिखा हुआ है, मोंगो यूआरआई सही है। ये हमारे पास मैच करना, ये हमारी ईएनवी फाइल में बस इशू है। इशू क्या है बस वो देखना है। इसको सेव करो, वापिस आ जाओ यहाँ पे। एक मोंगो यूआरआई है, एक PORT हमने पोर्ट नंबर लगाया हुआ है 5000, PORT ये भी सही है। एक हमारे पास JWT सीक्रेट है। जहाँ तो फिलहाल इसको हटा देते हैं, टेस्ट कर लेते हैं एक बार, सेव करो। नहीं, रहने दो इसको। इसी में इशू है, वही मेरे पास .env की फाइल है। यहाँ पे देखो मैंने एक सेमी कॉलन लगाया है, बस यही इशू हो गया हमारे पास, यही गलती है। सेमी कॉलन का मतलब होता है जो यहाँ पे खत्म, लेकिन ये जो दो है ना इसी के साथ मैच करती है। पूरी की पूरी ENV फाइल हमने एक्सेस करनी है, लेकिन मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन इसने यहाँ पे ही रोक दी। इसीलिए वो डिनाइड आ रहा है कि आपका कनेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो, वहां पे आपने सेमी कॉलन नहीं लगाना, कहीं भी नहीं लगाना, किसी भी लाइन के एंड पे नहीं लगाना। पूरे का पूरा जो कोड एक ही है, अगर सेमी कॉलन लगा दिया तो यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी। ये वाला मैसेज आपके पास आना चाहिए, सर्वर कनेक्टेड। इसको बंद कर दो, ये ENV फाइल को भी बंद कर दो। छोटी सी हमारे पास मिस्टेक थी, सेमी कॉलन की मिस्टेक ज्यादा हमारा दिमाग खराब करती है। अभी बारी आती है कंट्रोलर की। यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले आपने मेक अ डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो ऐसे कर लो, मेक MKDIR, यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम लिखो कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये वाला एक फोल्डर क्रिएट करना कंट्रोलर्स, उसके अंदर एक पेज क्रिएट करना, पेज का नाम कुछ भी हो सकता है। हमें यहाँ पे auth-controller.js नाम से सेव करके रखा हुआ है मैंने, auth-controller.js। अब हम कंट्रोलर क्रिएट करने वाले हैं। API हमने जो क्रिएट की है उसका सारा कोड यहाँ पे ही होगा। कंट्रोलर के बीच आना है, कॉन्स्ट, सबसे पहले मॉडल को यहाँ पे ऐड किया जाता है, जो भी आपका मॉडल है। तो मेरे पास आएगा, मेरे पास ये है उसका पाथ। जहां भी आपका मॉडल है बस उसका पाथ लिखना है। मेरे पास एक फोल्डर है मॉडल्स नाम का, उसके अंदर एक मॉडल है यूजर नाम का, user.js है ना, वो मॉडल का नाम है, मॉडल्स यूजर। अब यहाँ पे मेरे पास आएगा JWT, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जेसन वेब टोकन रिक्वायर, जहाँ पे लगाओ। इसका जो फुल नेम है जेसन वेब टोकन है। ये एक मेन लाइब्रेरी है, ये हमारा एक वेरिएबल है। सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लो। ये जो टोकन है ना, ये आपके कंट्रोलर या फिर रूट के बीच लगेगा। अब यहाँ पे आप जहाँ पे कंट्रोलर बनाया हो ना आपने, यहाँ पे एक होगा मेरे पास कंट्रोलर, एक होगा रूट। अगर आप कंट्रोलर अलग से क्रिएट नहीं करते, ये पूरा कोड आज तक हम लगा रहे थे रूट के अंदर, आप एक पेज पे भी लगा सकते हैं। लेकिन हम जहाँ पे कंट्रोलर अलग से ही क्रिएट कर रहे हैं, तो हम जहाँ पे JWT कंट्रोलर के बीच लगाएंगे। जेसन वेब टोकन को यूज करना है, यहाँ पे मेरे पास एक्सपोर्ट आएगा। एक्सपोर्ट का मतलब है मेरे पास एक रजिस्टर वाला एक होगा, यूजर कोई भी नाम देना है इसको, तो उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। मैंने लिखना है एक्सपोर्ट डॉट यूजर को रजिस्टर करना, तो मैं इसका नाम लिखूंगी एक्सपोर्ट डॉट रजिस्टर यूजर। अब जे वाला जो है ना, इसको हम बोलते हैं API। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, रूट इसको बोलते हैं। रूट क्रिएट भी करना है तो हम चलेंगे, एक नया फोल्डर क्रिएट करना है ताकि आपको पता चले साथ साथ में कैसे क्रिएट किया जाता है रूट। रूट्स नाम इसको हम बोलते हैं, तो आपने auth.js नाम से क्रिएट कर लेना है, कोई भी नाम दे दो। auth.js है तो यहाँ पे आना है, कॉन्स्ट क्रिएट करो पहले, एक्सप्रेस, यहाँ पे आएगा मेरे पास रिक्वायर एक्सप्रेस। अब जहाँ पे हमने जो उधर नाम लिखा है ना, इन सबको बंद कर देते हैं, सिर्फ एक ही पेज ओपन करेंगे। यहाँ पे ऑथ वाला है, इधर मैंने नाम लिखा है एक, ये वाला, इसको कॉपी कर लो,
एक्सपोर्ट का मतलब है आप इस पूरे एपीआई को एक इस नाम से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वापिस आओ ऑथ पे, इधर आके इसको यहाँ पे लगा दो। हम जहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं एक तो ये होगा, फिलहाल लॉगिन का भी बनेगा एक ही। अब यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, रिक्वायर लगाओ। मेरे पास कंट्रोलर्स वाला फोल्डर है, उसके अंदर ऑथ है ना, बस उसी के अंदर है ये वाला, इसको इंपोर्ट करना है। यहाँ पे चलो, कंट्रोलर्स वाला फोल्डर है, कंट्रोलर्स वाला फोल्डर है, उसके अंदर ऑथ कंट्रोलर है। यहाँ पे वापिस आ जाओ, ऑथ कंट्रोलर नाम लिखना है पेज का। ऑथ कंट्रोलर पेज है, उसके अंदर जे वाला एक रूट है, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। कॉन्स्ट क्रिएट करो एक, इसको हम बाद में करेंगे, साथ साथ में हम यहाँ पे इंपोर्ट करते जाते हैं। वापिस आ जाओ यहाँ पे, पहले तो इसी का कोड आएगा। इसका काम होगा आपकी जो भी पूरी की पूरी रजिस्टर की इंफॉर्मेशन है वो जाके डेटाबेस में सेव करनी। कैसे करेंगे? असिंक, एक होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, कॉन्स्ट क्रिएट कर लो। अब यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना, एक मैंने यूजर नेम फिल करना है, एक ईमेल, एक पासवर्ड। ये फील्ड हमने पहले ही डिफाइन करी हुई है, बस उसको कॉपी पेस्ट करनी है। तीन फील्ड है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ऐसे लिखते हैं जब भी हमने डेटाबेस में वैल्यू सेव करनी है। ट्राई कैच, कॉन्स्ट क्रिएट करो, एक नाम दे दो उसको कोई भी, यूजर न्यू, यहाँ पे आपके मॉडल का नाम, मॉडल का नाम यूजर। उस मॉडल के अंदर क्या क्या फील्ड है, एक यूजर नेम है, जो मॉडल के अंदर जो फील्ड है वो लगा रहे हैं, पासवर्ड। देन अवेट लगाओ, जो मेरे पास यूजर है डॉट सेव। ये कमांड होती है डेटाबेस में जाके, जब मॉडल के अंदर जाके पूरे का पूरा डेटा सेव करना। किसको सेव करना? इसको। इसके अंदर क्या है? ये तीन फील्ड बस। अब यहाँ पे बारी आती है टोकन की। एक टोकन क्रिएट करेंगे, जब भी कोई यूजर रजिस्टर करेगा उसी के साथ एक टोकन क्रिएट हो जाएगा, हर एक यूजर का अलग टोकन होगा। टोकन क्रिएट करना है JWT ने डॉट साइन। टोकन देखो कैसे क्रिएट किया जाता है, एक आईडी होगी, यूजर आईडी। ये यूजर आईडी बाय डिफॉल्ट होती है, एक यूजर की आईडी होगी। यहाँ पे लिखो प्रोसेस, ENV फाइल से हमने क्या एक्सेस करना है? JWT सीक्रेट। यहाँ पे देखो एक्सपायर, अब ये भी कंपलसरी है। यहाँ पे मैं 30 डे भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगी 30 D। ये ना एक टोकन होता है, ये बाय डिफॉल्ट एक्सपायर हो जाता है। ये टोकन है जब कोई यूजर रजिस्टर करेगा उसके बाद टोकन क्रिएट हो गया, फिर कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा। वो टाइम आप अपनी तरफ से मेंशन करेंगे। मैं यहाँ पे 30 डेज भी लिख सकती हूँ, 1 आवर लिख सकती हूँ, 2 आवर, 1 वीक, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे 30 डे लिख देती हूँ फिलहाल। एक्सपायर से में एक कीवर्ड है, आपने ऐसे ही लिखना है। ये एक टोकन क्रिएट हो जाएगा मेरे पास। देन रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 डॉट जेसन। अगर सब कुछ ओके चल रहा है, टोकन क्रिएट हो गया, तो मुझे यहाँ पे ओके का आ जाए 201 में, नहीं तो कैच में जाके एक एरर आ जाए, कंसोल डॉट एरर मैसेज रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। एरर का भी एक स्टेटस पेज होता है, डॉट सेंड सर्वर एरर। तो ये मैसेज मिलेगा अगर डेटाबेस में वैल्यू सेव नहीं हुई। अभी ये काम खत्म नहीं हुआ, पहले है ना इसको हम इधर ही चलते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ वापिस, auth.js पे। ये हमारी एपीआई होगी, एक हमारा ये कंट्रोलर है, ये एक एपीआई या रूट बोलते हैं इसको। इसी ने बताना है रास्ता कि वो वाला रूट है किधर। कॉन्स्ट क्रिएट करो एक राउटर नाम का, इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। ये एक वेरिएबल है, कुछ भी लगा दो। ये हमारा एक कीवर्ड है, राउटर ही आएगा।
अब जहाँ पे राउटर को हम यूज करेंगे, राउटर डॉट पोस्ट करना है। अब जहाँ पे आएगी आपकी एपीआई मेन या राउटर, मेरे पास रजिस्टर वाला एक होगा, रजिस्टर। ये एपीआई आपके फ्रंट एंड से आनी है। हम चलते हैं जहाँ पे, ये देखो एक एपीआई है, उसके अंदर ऑथ है, उसके अंदर रजिस्टर है। अब देखो इसको समझो, यहाँ पे आप या तो पहले ये क्रिएट कर लो, ज्यादातर यही इजी रहेगा अगर आप फ्रेशर भी हैं, पहले ये क्रिएट कर लो। एपीआई मतलब यहाँ पे एक फोल्डर नाम है, मेरे पास एक फोल्डर होगा रूट्स नाम का, इसको हम एपीआई बोलते हैं। उसके अंदर एक ऑथ है, ऑथ डॉट जीएस पेज है। आप इसका जो भी आपके पेज का नाम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके अंदर एक रजिस्टर होगा, जहाँ पे आ जाओ वापस जे वाला, बस जे वाला कोड वर्किंग में आ जाए। जे वाला किधर है, इस वाले पेज पे। अब जे उधर चला जाएगा। जे हमने एपीआई क्रिएट कर दी, इसके अंदर इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे जे इस नाम से। ये हमारी एक एपीआई कंप्लीट हुई है अभी जाके, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर की, ऐसे ही लॉगिन की होगी उसको बाद में देखेंगे। राउटर डॉट गेट, ये बाद में देखेंगे। यहाँ पे मॉड्यूल को हम एक्सपोर्ट करेंगे सबसे पहले। एक्सपोर्ट करना जरूरी होता है। वापिस आ जाओ यहाँ पे, एक बार टेस्ट करो ताकि एरर पता चले। साथ में इंस्पेक्टो ऑन कर लिया करो। फिल कर देते हैं हम यहाँ पे abc2 abc2@gmail.com, एक पासवर्ड होगा। रजिस्टर पे क्लिक, तो अब आई एरर। अभी यहाँ पे मेरे पास पूरे का पूरा कोड कंप्लीट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एरर है। एरर कहाँ पे, एपीआई पे। एपीआई पे कौन सी एरर है ये किसी को भी नहीं पता, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ आपको एक रूट एरर बताएगा। कई बार ऐसा होता है बाई लक, जहां से हमें एरर मिल जाती है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब हमने एरर खुद फाइंड करनी है। जहां पे एरर है 5000 एपीआई ऑथ रजिस्टर, अभी पता नहीं कहाँ पे है, क्योंकि मेन एरर हमारी है इधर से। एक एपीआई है, उसके अंदर ऑथ है, उसके अंदर रजिस्टर है, लेकिन हो सकता है मेरे पास यहाँ पे एरर है। ये पूरा कोड डिपेंड करता है इसके ऊपर, हो सकता है मेरे पास यहाँ पे एरर हो, तो हमें सब कुछ यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, सब कुछ हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अब बारी आती है जहाँ पे एक मिडल वेयर की। पहले तो इसी पेज पे एरर है, जहाँ पे RE लिखा हुआ है, रिस्पॉन्स आएगा पहले तो। यहाँ पे आकर रजिस्टर पे क्लिक करो, एक एरर तो मिल गई हमें। और रिस्पॉन्स, अभी हम चलते हैं सर्वर वाली पे। जब भी हम कोई भी रूट क्रिएट करते हैं ना, उसको सर्वर पे ऐड किया जाता है, तो मैं जहाँ पे ऐड करना भूल गई। जहाँ पे आना है आपने, इधर कहीं भी, जहाँ पे बेशक कर दो ऐड, ऐप डॉट यूज, जो हमने रूट क्रिएट किया है, मेरे पास एक एपीआई है, उसके अंदर एक ऑथ है, रिक्वायर करो। किसको यूज करना है, यहाँ पे आएगा मेरे पास रूट्स ऑथ, बस सेव करो। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं नहीं तो आप यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करके एक, वो एक अलग से मेथड होता होता है जो हम आज तक यूज करते आ रहे हैं। एक नाम देना होता है ऑथ रूट्स, जहाँ पे रिक्वायर लगाते हैं आप अपने पेज का नाम लिखो। मेरे पास रूट्स वाला फोल्डर है, उसके अंदर एक ऑथ पेज है, ऐसे हम लगाते हैं। इस वाले वेरिएबल को उठा के जहाँ पे लिख देते हैं। एक वो तरीका होता है, आपकी मर्जी है। एक जहाँ पे जे सिंपल तरीका है, डायरेक्ट जहाँ पे लगा दो, सेव करो। चेक कर लें तो इसको रूट्स वाला फोल्डर है, पहले एक बार इसको टेस्ट करो। रजिस्टर पे क्लिक करो, तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ गया, ओके करो, रिफ्रेश करो। सक्सेस का मैसेज आ गया, वापिस आ जाओ यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करो। मर्न9 नाम से हमने डेटाबेस बनाया है, पहले वो चेक करो। तो यहाँ पे देखो डेटाबेस बन गया, यूजर्स। अब देखो एबीसी नाम का यूजर, उसकी ईमेल पासवर्ड देखो, बस ये पासवर्ड आपके पास ऐसे ही आना चाहिए। अब किसी किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा पासवर्ड क्या एंटर किया है। अब हमने इस पासवर्ड को यूज करके लॉगिन करना है। एक और यूजर ऐड करते हैं, यहाँ पे इसका नाम हेल्पलाइन रख देते हैं।
helpline@gmail.com। पासवर्ड इसका हम ABC रखेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करो, सक्सेस का मैसेज, ओके। चलिए, अब यहाँ पे हमने नेविगेट करना है, रजिस्टर वाले पेज पे आओ, यहाँ पे आ जाओ। जब भी कोई बंदा जहाँ पे रजिस्टर हो जाए, अलर्ट का मैसेज ना आए, वो डायरेक्ट नेविगेट हो जाए, तो मैं जहाँ पे एक नेविगेट क्रिएट करूंगी। कहाँ पे लेके जाना है, बस उस पेज का नाम लिखो। मैं चाहती हूँ लॉगिन वाले पेज पे चला जाए, लेकिन ये वाला जो नेविगेट है इसको हम डिफाइन करेंगे। कॉन्स्ट क्रिएट करो नेविगेट। पहले यूज हिस्ट्री यूज होता था, लेकिन अब यहाँ पे यूज हिस्ट्री नहीं यूज होता, इसको हम यहाँ पे नेविगेट यूज करते हैं। अगर अपने आप आ जाए तो सही है, नेविगेट नहीं आएगा तो ऐसे लगाओ, इसको कॉपी करो, टॉप पे आ जाओ, इंपोर्ट करो नेविगेट को। नेविगेट कहाँ से, फ्रॉम, इंपोर्ट करना है हमने यूज नेविगेट को। यूज नेविगेट को फ्रॉम रिएक्टर ऑटोडॉम से। रिएक्टर ऑटोडॉम सेव करो। इसका मतलब है जब भी कोई बंदा यूजर रजिस्टर हो गया, वह डायरेक्ट चला जाए लॉगिन वाले पेज पे जहाँ पे एक बार इसको चेक कर लेते हैं। उस पेज पे जाके यूज एन जहाँ पे लिखा है, किधर है, हमने तो यूज एन लिखा ही नहीं कहीं। सेव करो, रिफ्रेश करो, कोई एरर नहीं है। अब जहाँ पे कोई यूजर ऐड करो, एक पासवर्ड लगा दो, रजिस्टर, सही है। अब जहाँ पे देखो लॉगिन वाले पेज पे आ गए। लॉगिन वाला पेज ऐसा दिख रहा है क्योंकि हमने पेज क्रिएट ही नहीं किया। चलिए, अब जहाँ पे हमने लॉगिन पेज क्रिएट करना है, रजिस्टर वाले पेज को कॉपी करना है, क्योंकि इसी को यूज करेंगे। कंपोनेंट के अंदर आके एक लॉगिन पेज क्रिएट करो, कंपोनेंट login.js। चेंजेस कहाँ पे करनी है बस वो देख लो, फॉर्म पूरे का पूरा यही रहेगा। इधर आपने लॉगिन लिख देना है। अब लॉगिन करने के लिए हमारे पास जो ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है, पासवर्ड का होता है कि पासवर्ड यहाँ पे मैच कैसे करेंगे। लॉगिन, यहाँ पे लिख दो लॉगिन। इसको आपने app.js पे भी जाके ऐड कर देना है। इंपोर्ट कर लो लॉगिन को फ्रॉम, कंपोनेंट्स के अंदर है एक लॉगिन, जहाँ पे ऐड करो, जहाँ पे रूट ऐड करो। चलिए, यहाँ पे आ जाओ, इधर लॉगिन लिखो। अब किस चीज को यूज करके लॉगिन करना है, यूजर नेम नहीं रखेंगे, इसको हटा दो। मैं चाहती हूँ सिर्फ ईमेल एंड पासवर्ड को यूज करके हमने लॉगिन करना है। इसको सेव करो, यहाँ पे ईमेल फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे, तो लॉगिन हो जाएगा। अब बारी आती है यहाँ पे, ये सब यूजर नेम नहीं आएगा, इसको हटा दो। ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा, इसको सेम रखना है। नेविगेट भी सेम रखेंगे। बारी आती है हैंडल सबमिट की, जहाँ पे चेंजेस होनी है। इधर आपने एक एपीआई क्रिएट करनी है अलग से, इसका नाम लॉगिन रख दो। लॉगिन एपीआई क्रिएट करनी है, बस वो आपको आनी चाहिए। यूजर नेम हटा दो। इधर मेरे पास एक आना है, अभी रजिस्टर वाले पेज पे भी ये कोड लगाएंगे, वापिस आ जाओ। इधर आना है आपने एपीआई पे, एक लोकल स्टोरेज यूज करेंगे, ये भी कंपल्सरी है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट कर दो आइटम को, टोकन, ये है क्या, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोकन।
इसका मतलब होता है जब भी यूजर लॉगिन करेगा अपने साथ कुछ डेटा लेके जाएगा। कौन सा डेटा लेके जाना है? एक उसका यूजर नेम होगा, एक ईमेल आईडी, सेम एज हमारे पास फेसबुक या इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया। लॉगिन करने के बाद हमें अपनी प्रोफाइल नजर आती है, हमारा यूजर नेम होता है, हमारी प्रोफाइल पिक होती है। तो क्या क्या डेटा आप भेजना चाहते हैं लॉगिन करते टाइम, वो आएगा जहाँ पे लोकल स्टोरेज के साथ उसको हम सेट करते हैं। सेम ऐसे ही लॉगिन वाले पे आना है आपने। यहाँ पे इन सबको बंद कर देते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे लगाओ, पासवर्ड के बाद लोकल स्टोरेज, जो हमारा टोकन होगा ना उसको यहाँ पे सेट करना जरूरी है। सेट आइटम टोकन। पहले तो हम वेरीफाई करेंगे कि टोकन क्या हमारे पास सही है कि नहीं। पहले ये वाला कोड लगा दो, ठीक है। ये फ्रंट एंड पे लगेगा कोड, बाकी सारे का सारा सेम रहेगा, बस और कुछ भी चेंजेस नहीं करना। लॉगिन इसी के साथ हम कर पाएंगे। अब यहाँ पे नेविगेट करना है हमने डैशबोर्ड वाले पेज पे। एक डैशबोर्ड होगा जहाँ का कोई मेन पेज, जैसे फेसबुक का मेन पेज होता है, आपने कहाँ लेके जाना है इस यूजर को लॉगिन करने के बाद। मैं एक डैशबोर्ड पेज क्रिएट करूंगी बाद में। अभी आ जाओ वापिस। सबसे पहले अब यहाँ पे मॉडल का काम नहीं है, मॉडल का काम खत्म। सिर्फ यूजर का रजिस्टर करते टाइम ही ये मॉडल यूज करते हैं, बाकी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास आना है। एक तो यहाँ पे रूट के अंदर चेंजेस होनी है, सर्वर पे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। एक हमने जाना है ऑथ कंट्रोलर। तो सबसे पहले हम ऑथ कंट्रोलर पे जाते हैं। उससे भी पहले आपको एक मिडल वेयर का भी पता होना चाहिए। पहले ऑथ कंट्रोलर पे आ जाओ। ये रजिस्टर का है या रजिस्टर का है, ऐसे ही एक्सपोर्ट बनाओ डॉट, इसका नाम रहेगा रजिस्टर लॉगिन, एक्सपोर्ट्स डॉट लॉगिन यूजर। असिंक लगेगा साथ में। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे। किस चीज को आप यूज करके लॉगिन करवाएंगे, हो सकता है यूजर नेम पासवर्ड हो सकता है ईमेल पासवर्ड, बस वो फील्ड आपने लिखनी है। तो दो चीजें मैं यूज करूंगी, ईमेल एंड पासवर्ड। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अगर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर पासवर्ड लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा। यूजर नेम लिखना है तो यूजर नेम आएगा। ट्राई कैच लगाओ, कॉन्स्ट क्रिएट कर लो, यूजर इज इक्वल टू अवेट लगेगा, आपके मॉडल का नाम। सबसे पहला काम होता है फाइंड करने का, फाइंड वन। इसका मतलब होता है पहले जाके डेटाबेस में चेक करो क्या ये ईमेल हमारे पास है भी है कि नहीं डेटाबेस में। अगर हुई तभी लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। उसके लिए फाइंड वन कीवर्ड लगाया जाता है। फाइंड वन होता है एक होता है फाइंड। फाइंड होता है सारे के सारे, बेशक 100 200 जितने फील्ड हो। अगर सिंगल चीज आपने फाइंड करनी तो फाइंड वन लिखना कंपलसरी है। ये ज्यादातर ईमेल के लिए ज्यादातर यूज करते हैं लॉगिन के लिए, क्योंकि एक सिंगल यूजर की ईमेल चेक करनी है। अगर इफ नॉट यूजर, अगर नहीं है यूजर, जे वाला वेरिएबल यूज करो। अगर नहीं है जे वाला यूजर डेटाबेस में, बस रिटर्न कर दे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहीं पे कहानी खत्म। स्टेटस 400 डॉट जेसन में जाके एक एरर मैसेज प्रिंट करा दो, इनवैलिड, इनवैलिड ईमेल। बस ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा कोड। लेकिन अगर वहां पे हुआ, अगर डेटाबेस में ये हुआ इस मैच, अगर मैच कर गया, ये एक वेरिएबल नाम लगाना है, कोई भी दिन लगा दो। अगर तो ईमेल मैच कर गई तो यूजर डॉट, यहाँ पे लगेगा वो मैच पासवर्ड। अगर तो यहाँ पे ईमेल मैच कर गई उसके बाद पासवर्ड मैच करना है, तो पासवर्ड को यहाँ पे लगाओ। पासवर्ड मैच करना डायरेक्ट काम नहीं है। इफ नॉट मैच, इफ नॉट इज मैच। पहले हमने यहाँ पे चेक किया था ईमेल है कि नहीं, अब चेक करेंगे पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं। तो उसको भी हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। कॉपी कर लो, इनवैलिड पासवर्ड। मैच पासवर्ड हमारे पास एक कीवर्ड है पासवर्ड मैच करने के लिए। अगर पासवर्ड मैच नहीं करा
तो हमें ये वाला मैसेज मिल जाए। कॉन्स्ट। अब बारी आती है टोकन की। टोकन के साथ हम उसको लॉग इन करने दे सकते हैं अगर पासवर्ड भी मैच कर गया, ईमेल भी मैच कर गई। यहाँ पे लगाओ साइन। एक होगी आईडी, आईडी होगी यूजर डॉट आईडी। ये वाला यूजर है हमारे पास, ये जो मैंने क्रिएट किया है वेरिएबल, ठीक है। आईडी हम ऐसे ही लिखेंगे, ये हमारा बाय डिफॉल्ट एक कीवर्ड है डेटाबेस का। प्रोसेस डॉट ई से अपनी JWT सीक्रेट की होती है एक, इसको भी देखते हैं कैसे क्रिएट की जाती है। इसको यहाँ पे यूज करो। इसी के साथ हम यूजर को लॉगिन करने दे सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपायर्स इन 30 डेज ही मैं लिखूंगी। 1 आवर लिखो, 30 डे आपकी मर्जी है। पहले वो चेक करेगा हमारे पास टोकन क्रिएट हुआ है कि नहीं, टोकन मैच करेगा। ये टोकन हमें नजर नहीं आना, एक टोकन क्रिएट हो चुका है, इसको हम देख भी सकते हैं। आप यहाँ पर बता दूंगी कैसे हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। तो ये टोकन पहले मैच करेगा, रजिस्टर करते टाइम टोकन एक क्रिएट था, एक लॉग इन करते टाइम जो टोकन क्रिएट होगा, क्या दोनों मैच कर रहे हैं, क्या उसका कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, वो चेक करेंगे। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, जहाँ पे मुझे टोकन अगर मैच कर गया तो हमारे पास 200 पेज आएगा ओके का। जो सब कुछ ओके का पेज होता है कि सक्सेस हो चुका है, नहीं तो एक एरर प्रिंट करा दो। कंसोल डॉट एरर में जाके एरर डॉट मैसेज, बस सेव कर दो। ये हो गया हमारा लॉगिन का एक कंप्लीट कोड। अब बारी आती है वहां पे रूट्स वाले पे, auth डॉट जेएस पे आ जाओ। सबसे पहले तो इसको ऐड करो, इधर लिखा हुआ है ना राउटर डॉट पोस्ट, auth डॉट जेएस पे आना है आपने। लॉगिन, नाम क्या था हमारे पास, लॉगिन यूजर। अब जहाँ पे इसको ऐसे लिखो, कॉपी पेस्ट कर लो इसको, जहाँ पे लगाओ लॉगिन। किस वाले पेज पे है, लॉगिन यूजर दोनों मैच करनी चाहिए। कंट्रोलर्स वाला पेज है, उसके अंदर ऑथ कंट्रोल है, उसके अंदर ये लॉगिन यूजर है, बस उसको यहाँ पे यूज करो। अभी भी लॉगिन सही है, बस मैच कर गए। इतने काम इसको लगा दो, सेव करो। अभी ये लॉगिन नहीं कर सकता, अभी इसके अंदर लगेगी एक मिडल वेयर, पहले चेक कर लेते हैं। ABC2 नाम से है, पासवर्ड था मेरे पास 123 लॉगिन। इतनी सारी एरर आई है, ठीक है। एरर तो आनी ही है क्योंकि ये तो हो गया मेरे पास, रूट कंप्लीट हो गया, मॉडल ऐसे ही रहेगा। मिडल वेयर, अब बारी आती है मिडल वेयर की। ये मिडल वेयर होता क्या है, जब ये सिर्फ तब यूज होना है जब आप लॉग इन करेंगे, रजिस्टर करते टाइम मिडल वेयर की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मिडल वेयर होता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों के साथ। जब हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर पे, सर्वर ने रिस्पॉन्स देना है, बीच में एक मिडल वेयर काम करेगी, ठीक है। मिडल वेयर ने देखना है एक रिक्वेस्ट आई है, सर्वर को बताना है, सर्वर ने रिस्पॉन्स देना है मिडल वेयर को। मिडल वेयर चेक करेगा क्या हमारे पास ऑथेंटिकेशन कंप्लीट है, यूजर नेम पासवर्ड टोकन सब कुछ इसी ने चेक करना है। तो मैं जहाँ पे आऊंगी, मिडल वेयर आप एक फोल्डर क्रिएट कर लो मिडल वेयर्स नाम का, उसके अंदर एक पेज क्रिएट कर लो कोई भी नाम, ऑथ मिडल वेयर मैंने नाम दिया है। कॉन्स्ट JWT का इसके अंदर कोड होता है, रिक्वायर जेसन वेब टोकन को यहाँ पे इंपोर्ट करो। इसका मेन काम होता है टोकन को चेक करना, वेरीफाई करना, क्या हमारे पास टोकन वेरीफाई है, क्या बिल्कुल सही है। तो टोकन आएगा यूजर मॉडल से, क्योंकि एक रजिस्टर करते टाइम मैंने क्रिएट किया था टोकन, बस वही टोकन घूमता है पूरे प्रोजेक्ट पे, तो उसको हम चेक करेंगे। एक्सपोर्ट कर दो डॉट प्रोटेक्ट। अब ये प्रोटेक्ट नाम मैंने दिया है, प्रोटेक्ट होता है अगर आप हम लॉग इन कर रहे हैं, प्रोटेक्शन साथ में होनी चाहिए। क्या हमारे पास टोकन वेरीफाई है, सही है कि नहीं, क्या यूजर सही क्रेडेंशियल ऐड कर रहा है, यूजर ने पासवर्ड सब कुछ ओके है कि नहीं। तो जहां पे हम प्रोटेक्ट यूज करेंगे, इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे।
असिंक लगाएंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एक साथ में इसके ना कॉल बैक होता है। नेक्स्ट नाम दे दो इसको, नाम ज्यादातर नेक्स्ट ही यूज करते हैं, आप कोई भी नाम दे दो। लेट टोकन, ये एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया टोकन का। इफ रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स के साथ हम इसको यूज करते हैं ऑथराइजेशन। अब यहाँ पे अगर आपको हेडर्स की नॉलेज है, एंड रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन चेक करनी है, डॉट स्टार्ट्स विथ, जहां पे जे एक कीवर्ड होता है, जे हमेशा यूज किया जाता है हेडर्स के साथ। एपीआई के साथ हम डेटा भेजते हैं, वहां पे हेडर्स यूज होते हैं, हेडर के साथ हम कुछ ना कुछ डेटा भेजते हैं। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास टोकन क्रिएट होगा, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करना है ऐसे, इसके बीच आनी स्पेस, जहां पे लिख दो 1। जे वाला जो कोड है इसको हम पहले लगा देते हैं, फिर समझते हैं आखिर ये है क्या। इफ, जहां पे आ गया, इफ की ब्रैकेट हमने स्टार्ट ही नहीं की यहाँ पे, इसीलिए एक ब्रैकेट कम है, जहां पे बंद, इफ ब्रैकेट बंद, इफ नॉट टोकन। अगर टोकन मैच ही नहीं किया, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में जाके यही मैसेज प्रिंट करा दो। जेसन, जहां पे जे वाला लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैसेज लिखो, तो जे वाला हटा दो, सक्सेस फॉल्स का मैसेज लगा दो, नॉट ऑथराइज टू एक्सेस दिस रूट। हमारे पास टोकन हमारा वेरीफाई नहीं हुआ, गलत हो गया। ट्राई, ये वाला कोड हम समझते हैं आखिर है क्या, इसका काम क्या है। ट्राई में एक कॉन्स्ट लगा दो, डिकोडर, डिकोड करना है, वेरीफाई। अब जहाँ पे पहले वेरीफाई करो टोकन को। इफ नॉट टोकन, अगर मैच नहीं किया टोकन तो जे कोड मिलेगा, अगर मैच कर गया तो जे वाला कोड चलेगा। वेरीफाई करो टोकन को, प्रोसेस डॉट ENV, किसके साथ वेरीफाई करना है, जो मेरे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर टोकन होगा, क्या दोनों मैच भी कर रहे हैं। रिस्पॉन्स डॉट यूजर इज इक्वल टू, अवेट लगाओ, मॉडल नाम फाइंड किया जाएगा बाय आईडी, डिकोडर डॉट आईडी डॉट सिलेक्ट, जहां पे आएगा पासवर्ड। अब यहाँ पे सिर्फ टोकन मैच करने से कुछ भी नहीं होगा, पासवर्ड को डिकोड करना है। डिकोड करना है, पहले इनकोड किया जाता है फिर डिकोड। इनकोड को डिकोड आपको पता ही होगा, अगर मैं एबीसी लिखूंगी, इनकोड करना है मैंने इसको 1 2 3 में, एबीसी का मतलब 1 2 3 है, डिकोड करना है मतलब 1 2 3 इज इक्वल टू एबीसी। फिर से उसको वहां पे लेके आना है। मैंने यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 को एक स्ट्रिंग के अंदर सेव किया है, जे वाली, ये 1 2 3 है, तो इसको मैंने फिर से 1 2 3 में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमें डिकोड करना बोलते हैं। बस मैंने इसको बोला है कि डिकोड कर दो। किसको डिकोड करना है, पासवर्ड को। ये डिकोड करने का कोड है, पहले तो फाइंड करेगा किस यूजर ने लॉगिन करना है, पहले उसकी आईडी फाइंड करेगा, फिर चेक करेगा उसका पासवर्ड क्या है। अगर पासवर्ड वहां पे इनकोड हुआ तो उसको डिकोड कर देगा। बस नेक्स्ट पे जाके इसको कॉल कर दो, नहीं तो कुछ भी सही नहीं हुआ तो एरर आएगी। हमारे पास तो वैसे एरर ही आनी है, कंसोल डॉट एरर, एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। ये कोड तो बाद में चलेगा, पहले एरर आनी है। सेव। अभी इतना सारा कोड करने के बाद हमारा मिडलवेयर का कोड खत्म हो गया। जितने मर्जी प्रोजेक्ट क्रिएट करो, ये वाला कोड आप एक बार लगा के रख लो, बस कॉपी पेस्ट करते जाओ, ठीक है। इस कोड को आप बार बार यूज करते रहो। कंप्लीट कोड है ये ऑथेंटिकेशन का, मिडलवेयर होता है ये मिडलवेयर का कोड। यही कोड हम सेम लगा सकते हैं, एक अपना एक कंप्लीट एक पेज क्रिएट करके, सर्वर वाले पेज पे आप पूरा कोड एक साथ ही लगा सकते हैं बार बार। यहाँ पे इतने फोल्डर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा, तो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है।
यही ज्यादातर यूज करते हैं। अभी आपने आना है auth.js पे। इधर हमने इंपोर्ट करना है कॉन्स्ट। एक हमने प्रोटेक्ट क्रिएट किया था ना, प्रोटेक्ट यहाँ पे लिखो। रिक्वायर कहाँ पे है जे, मिडल वेयर वाले पे। मिडल वेयर एक फोल्डर नाम है, ऑथ मिडल वेयर। और प्रोटेक्ट को यूज करना है, यहाँ पे आ जाओ। जो प्रोटेक्ट मैंने लगाया है इसको यूज भी करेंगे। राउटर डॉट प्रोटेक्ट का मतलब पता क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे यूजर को लॉगिन करवाएंगे ना, अब यहाँ पे दो काम करने वाले हैं। लॉगिन करते टाइम पहले तो हमने पासवर्ड मैच करना है। किसने लॉगिन करना है उसकी आईडी, एक यूजर नेम एक उसकी आईडी होगी, दोनों को साथ में भेजना है डैशबोर्ड पे। अब वो जो लॉगिन करेगा यूजर, उसकी आईडी साथ में जानी चाहिए, तो उसके लिए हम प्रोटेक्ट यूज करेंगे। किस यूजर ने लॉगिन करना है उसका एक मेन डैशबोर्ड क्रिएट किया जाता है, सेम फेसबुक की तरह। मेरी प्रोफाइल पे मेरा नाम शो होगा, मेरी प्रोफाइल इमेज होगी, उसको हम प्रोटेक्ट करना बोलते हैं। जो यूजर लॉगिन करेगा उसी की बस प्रोफाइल वहां पे शो होनी चाहिए, उसी का नाम साथ में जाना चाहिए। तो उसके लिए हम प्रोटेक्ट यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी गेट। गेट का मतलब है जो डेटाबेस में वैल्यू है ना, वो गेट करो। जो मैंने अपनी ई एबीसी वाली ईमेल वगैरह ऐड की है उसको गेट करना। तो मैं यहाँ पे मी नाम का दे देती हूँ, कोई भी नाम देना है मी। ये वाला जो हम क्रिएट करेंगे डैशबोर्ड वाले पे। तो हम ऐसा करते हैं, पहले ना हम एक बार लॉगिन करके देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करो, कुछ भी नहीं हुआ, अभी आई एरर। एरर है मेरे पास यहाँ पे, एक बार यहाँ पे इधर भी चेक कर लेते हैं। नहीं तो हमें ये प्रोटेक्ट वाला कोड साथ में ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या एरर है, मिडल वेयर ऑथ मिडल वेयर, इसको मिल ही नहीं रही ये वाली ऑथ मिडल वेयर। क्यों नहीं मिल रही यहाँ पे, क्योंकि मैंने प्रोटेक्ट यूज किया है। अगर मैं इसको हटा दूं तो फिर से इशू आ जाएगा। सेव करो, यहाँ पे लॉग इन करो, कुछ भी नहीं हुआ। फिर से लॉग इन करते हैं, नहीं हुआ कुछ भी। वापिस आ जाओ, जहाँ पे एक बार चेक करो। जहाँ पे एक बार चेक करो, ये है सीक्रेट प्राइवेट मस्ट हैव अ वैल्यू। तो मैंने जहाँ पे वैल्यू ऐड की है, ये वाला ये एरर आपके पास बहुत बार आ सकती है। इसको सॉल्व कैसे करना है, सीक्रेट और प्राइवेट की का मतलब है आपकी वो वाली की, ये वाली। इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो वैल्यू तो हमने ऐड की हुई है। जहाँ पे बेसिकली हमारा एक वो नंबर आता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं, सेव करो, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करो, फिर से सेम एरर है। इसका मतलब है इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो वैल्यू मैंने ऐड की हुई है। अगर आप ऐसे स्ट्रिंग भी कोई लिख देते हैं ना, तब भी ये चल पड़ता है। वैसे जहाँ पे हमारी सीक्रेट की आती है, इसको हम बंद कर देते हैं। हम ना एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, तो साथ में इसका कोड लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो वहां पे मूव होगा ही नहीं। लॉगिन करने के बाद मैं चाहती हूँ जब कोई यूजर लॉगिन करेगा एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। बस यहाँ पे आके कुछ भी नहीं करना। एक इसका यूजर नेम हमने शो कराना है, एक ईमेल आईडी, RAFCE। ये डैशबोर्ड मैंने कंपोनेंट के अंदर क्रिएट किया है। जब भी हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यूजर कहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे देखो डैशबोर्ड पे। साथ में क्या लेके जाएगा, अपना यूजर नेम एंड एक पासवर्ड, यूजर नेम एंड एक ईमेल आईडी। तो बस अब देखो ये काम बहुत ही थोड़ा मुश्किल होता है कि हम यूजर की प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम इसका सेशन क्रिएट करते हैं। सेशन बोलते हैं ज्यादातर इसको, सेशन क्रिएट करना। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके अंदर भी एक एपीआई क्रिएट होनी है। तो मैं यहाँ पे एक यूजर नाम का बनाऊंगी। सेट कर दो यूजर को, क्योंकि यहाँ पे यूजर ने लॉगिन करना है। नाम कुछ भी दे दो, यहाँ पे यूज स्टेट लगाएंगे। इसकी वैल्यू नल कर दो, बिल्कुल खाली। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एक, नेविगेट, यूज नेविगेट।
एंटर करो। ये वाला नेविगेट भी इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे लगेगा यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट हम लगाएंगे, हमने जहाँ पे क्योंकि वैल्यूज शो करानी है अपने ब्राउजर पे, अपडेशन वैल्यूज। जब कोई भी यूजर लॉग स्टैटिक वैल्यू नहीं शो करानी, मतलब वहां पे चेंजेस होती रहेंगी। मैं लॉगिन करूंगी, मेरा यूजर पासवर्ड होगा, यूजर नेम। आप लॉगिन करेंगे, आपका होगा। तो इसको हम साइड इफेक्ट बोलते हैं। ब्राउजर पे अपडेशन चलती रहेगी। कॉन्स्ट फैच यूजर, असिंक यूजर फैच करना मतलब जो मैंने रजिस्टर किया हुआ है, मुझे मेरी ईमेल चाहिए, एक ईमेल एंड एक यूजर नेम। तो टोकन के साथ ही करेंगे, टोकन के बिना कुछ भी नहीं होगा। लोकल स्टोरेज, गेट करनी है आइटम। कौन सी टोकन? अब जहाँ पे गेट लिखा हुआ है, लॉगिन वाले पेज पे आओ। यहाँ पे देखो क्या है, सेट आइटम। सेट आइटम का होता है, एक होता है गेट, एक होता है सेट। सेट का होता है वहां पे जाके सेव करना, मतलब वहां पे हमने स्टोर करना है। सेट अगर हम गेट की बात करें, वहां से वैल्यू उठानी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है गेट आइटम, मुझे वहां से वैल्यू चाहिए, टोकन चाहिए मुझे। यहाँ पे लगाओ इफ नॉट टोकन। अगर टोकन नहीं है या मैच ही नहीं किया, नेविगेट कर दो डायरेक्ट लॉगिन वाले पेज पे कि आप लॉगिन करो। रिटर्न कुछ भी नहीं। अगर टोकन है ही नहीं किसी के पास, मतलब लॉगिन किया ही नहीं किसी ने, ऐसे ही चला गया डैशबोर्ड पे, इसका मतलब ये होता है, मैं जहाँ पे ऐसे ही लॉगिन लिखा है ना, जहाँ पे हम ऐसे ही डैशबोर्ड पे चले जाएं, ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा हमें। और इसका मतलब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आखिर ये होता क्या है। मतलब डैशबोर्ड पे अगर मैं ऐसे नाम लिख दूं ना, जैसे मैंने अभी लिखा है, आप ऐसे मूव कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड वाले पेज पे, लेकिन जहाँ पे आपका एक यूजर नेम शो नहीं होगा, आपका सेशन क्रिएट नहीं होगा, ना ही आपकी ईमेल आईडी शो होगी। जैसे फेसबुक है, बिना लॉगिन के हम अपने डैशबोर्ड पे मूव ही नहीं कर सकते। लॉगिन करने के बाद ही हमें हमारा डैशबोर्ड शो होता है। सेम ऐसे ही जहाँ पे होगा, अगर कोई टोकन के साथ आएगा तभी इसको डैशबोर्ड नजर आएगा, नहीं तो नहीं आना। ये कोड उसके लिए है, अगर टोकन नहीं है, अगर लॉगिन करके नहीं आया वो। अगर लॉगिन करके आया है, ट्राई कैच लगाओ। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। अब एपीआई क्रिएट होगी, इसका नाम दो एक्सियोस। अब जहाँ पे एक्सियोस है तो इसको इंपोर्ट करो। जहाँ पे लगाओ इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। एपीआई क्रिएट करनी है डॉट गेट। अब यहाँ पे पोस्ट नहीं आएगा, गेट आएगा, क्योंकि डेटा से डेटाबेस से वैल्यू उठानी है। लोकल होस्ट कहाँ से उठानी है, 5000 पे सर्वर है, उसके अंदर एपीआई है, यूजर है उसके अंदर, बस वहां से वैल्यू चाहिए। यूजर के अंदर हमने यूजर नहीं, एपीआई के अंदर ऑथ है, ऑथ के अंदर एक मी है। अब ये मी वाले अभी हम क्रिएट कर रहे थे ना, बीच में ही हमने छोड़ दिया, वो हम क्रिएट करेंगे। मी वाला एक रूट है, वहां से हमें वैल्यू चाहिए। मी वाला रूट हम बाद में क्रिएट करेंगे। हेडर्स में जाएंगे, ऑथराइजेशन, जहाँ पे आएगा ऑथराइजेशन, ये हमारा कंप्लीट कोड होता है ऑथराइजेशन लगाने का। यहाँ पे आएगा ऑथराइजेशन लगाया है, ये इसका एक कंप्लीट सिंटेक्स होता है, ऐसे ही लगाते हैं, बस यहाँ पे आपने अपना वेरिएबल लिखना होता है जो इधर है। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डॉलर टोकन। टोकन मेरे पास यहाँ पे है वेरिएबल। तो ये क्या करेगा, चेक करेगा, यहाँ पे मी वाला एक रूट है, वहां पे हमें डेटा चाहिए कौन सा, इस वाले टोकन का। ये वाला टोकन कहाँ से आएगा, जो बंदा लॉग इन करेगा। मेरा टोकन अलग है, आपका अलग है, आपको अपनी यूजर नेम, एंड ईमेल आपको अपनी मिल जाएगी, मुझे अपनी मिल जाएगी टोकन के साथ। विदाउट टोकन ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, सेट कर दो यूजर को, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब ये वाला डेटा पता क्या है, सेट करने का मतलब मैंने इसके अंदर वो वाला डेटा सेट करना है जो वहां से वो भेजेंगे। इस डेटा के अंदर क्या आएगा, मेरे पास एक यूजर नेम होगा, एक ईमेल, बस। यहाँ पे लगाओ डॉट यूजर। किसका चाहिए डेटा, यूजर का। नहीं तो कैच लगाओ, एरर। अगर कुछ भी नहीं मिला, कंसोल डॉट एरर, सिंपल यहाँ पे एरर प्रिंट कर दो।
लोकल स्टोरेज पे जाके डॉट रिमूव कर दो आइटम को। जो भी टोकन क्रिएट हुआ था उसको बाद में रिमूव करना है। फिर यहाँ पे नेविगेट कर देंगे। कहाँ पे नेविगेट करना है? लॉगिन वाले पेज पे। इसका मतलब है अगर मेरे पास नहीं टोकन क्रिएट हुआ, जब मुझे कुछ मिला ही नहीं डेटा, फिर से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। और यहाँ पे आके यहाँ पे आके फैच लगाया है हमने, फैच यूजर। यहाँ पे इसको कॉल करना, नहीं तो जो वर्क नहीं करेगा। फैच यूजर हमारा मेन फंक्शन। और इधर एक डिपेंडेंसी होती है, डिपेंडेंसी हम इसके अंदर नेविगेट रखेंगे। सेव करो। ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्रंट एंड। अब जहाँ पे बारी आती है आपने डेटा शो किधर करना है, मतलब फ्रंट एंड के अंदर कुछ ना कुछ शो होना चाहिए। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी यूजर, क्या प्रिंट करना है? यूजर। टर्नरी ऑपरेटर लगेगा ऐसे, जिसका सिंटैक्स है div। div के अंदर हम यहाँ पे h2 में प्रिंट कराऊंगी वेलकम। जहाँ पे आएगा यूजर का नेम वेलकम, जो भी यहाँ पे लॉगिन करेगा। तो यूजर डॉट यूजर नेम, यहाँ पे यूजर नेम आएगा। पैराग्राफ में हम उसकी ईमेल प्रिंट करा देते हैं। ईमेल, किसकी ईमेल? यूजर डॉट ईमेल। सेव करो। अब वो जो मी वाला है ना रूट, वो हमने क्रिएट करना है। ये हमारे पास किधर एरर है? डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे यहाँ पे एरर है एक, कहाँ पे है? ये हो तो गया हमारे पास बिल्कुल सही। ये वाला डिव यहाँ पे बंद, ये वाला डिव यहाँ पे बंद, ये वाली ब्रैकेट, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसमें इशू क्या आ गया? ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे बंद है, h2 भी बंद है, पैराग्राफ भी। ब्रैकेट का इशू है। के लिए हम पता क्या करते हैं, अगर तो यहाँ पे यूजर लॉगिन हो गया तो उसको ये वाली इंफॉर्मेशन मिल जाए, नहीं तो यहाँ पे आके एक नई ब्रैकेट स्टार्ट करो। इसके अंदर आप h1 में लिख दो लोडिंग। जहाँ पे आपका लोडर वगैरह हम बनाते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे लोडर आते हैं, तो मुझे लोड होता रहेगा जब लोडिंग लिखा नजर आता रहेगा कि आप आपका कुछ ना कुछ गलत है, यूजर नेम पासवर्ड कुछ ना कुछ गलत होगा, जो टोकन क्रिएट नहीं होगा। इससे टर्नरी ऑपरेटर का लगाने का मतलब ये होता है यूजर, ये ऐसे होता है। यहाँ पे आएगा ऐसे। इसका मतलब ये वाली कंडीशन सही है तो ये वाला कोड चलेगा, अगर ये वाली गलत है तो ये वाला चलेगा, ठीक है। अब जहाँ पे मैंने लगाया है अगर यूजर लॉगिन है तो ये वाला कोड इसको मिल जाए। अगर यूजर ने लॉगिन कर लिया ये वाला कोड मिल जाए, यूजर ने लॉगिन नहीं किया तो उसको यहाँ पे लोडिंग लिखा नजर आए बस। डैशबोर्ड को कर दो बंद। वापिस आ जाओ जहाँ पे रूट्स के अंदर auth डॉट जेएस है, वहां पे आना है। मी वाला रूट क्रिएट करेंगे। मी के अंदर जो हमने वैल्यू हमें चाहिए, एक यूजर नेम चाहिए, एक ईमेल चाहिए। राउटर डॉट गेट करना है, वहां पे एपीआई लिखो मी। अब जहाँ पे काम करेगा प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट चेक करेगा कौन यहाँ पे लॉगिन कर रहा है, किस टोकन से लॉगिन कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास आएगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन। इधर मेरे पास आएगा जो यूजर है रिक्वेस्ट डॉट यूजर, उसका जो भी डेटा होगा जो हमने रिक्वेस्ट की है बस वो हमें मिल जाए। पहले इसको सेव करो, पहले लॉगिन करके देखते हैं। abc@gmail.com 123 लॉगिन, कुछ भी नहीं हुआ। अभी यहाँ पे एरर है, ठीक है। एरर किधर है ये कुछ भी हमें पता नहीं चलेगा। एक बार इधर चेक कर लेते हैं, बस हमें अपना कोड चेक करना पड़ेगा। ये सब बंद कर दो। इधर है एरर है, ये एरर हमें इजीली मिल जाती है, प्रोटेक्ट इज नॉट डिफाइंड। तो जहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया इसको, जहाँ पे हमने
कोड लगाना था प्रोटेक्ट वाला, जहाँ पे ऐसे लगेगा। प्रोटेक्ट है मेरे पास, ये हमने क्रिएट किया हुआ है। मिडल वेयर, ऑथ मिडल वेयर, यहाँ पे देखो। बस इसको हम यूज करेंगे। हमने यहाँ पे क्रिएट किया ही नहीं, एक बार देख लेते हैं। प्रोटेक्ट। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे इसका क्रिएट करना है प्रोटेक्ट का कोड। यहाँ पे लास्ट पे आ जाओ, एक्सपोर्ट्स यहाँ पे लिखो डॉट प्रोटेक्ट। ये एक्सपोर्ट कीवर्ड पता क्यों यूज करते हैं? इसका मतलब है आप प्रोटेक्ट को एज अ प्रोटेक्ट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना, आप कहीं बाहर इसको यूज करना चाहते हैं, बस प्रोटेक्ट कीवर्ड लिखो, आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्ट इज इक्वल टू असिंक लगेगा। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक इसके साथ, नेक्स्ट 3 पैरामीटर आएंगे। लेट टोकन, अब यहाँ पे भी टोकन काम करेगा। प्रोटेक्ट हमने यहाँ पर ऑथ मिडल वेयर के अंदर इधर ही क्रिएट करना है। वेरीफाई हम यहाँ पे करेंगे टोकन को। तो लॉगिन वाला हमने किधर किया हुआ है? शायद हमने जहाँ पे प्रोटेक्ट वाला क्रिएट किया है, लॉगिन वाला नहीं किया है, तभी मुझे लगा हमने क्रिएट किया हुआ है। इसको सेव करो। ये हमारे पास प्रोटेक्ट वाला है, मिडल ऑथ मिडल वेयर के अंदर क्रिएट किया, बस ऐसे ही आना है, तो हमने पहले क्रिएट कर रखा है। अब जहाँ पे चलते हैं वापिस, प्रोटेक्ट वाला ऐड कर दिया, पहले इसको हम एक बार लॉगिन करके देखते हैं। पहले एरर देखो, अब यहाँ पे एरर है। अब हम चलते हैं कंट्रोलर पे, जहाँ पे आ जाओ। इधर मैंने लॉगिन वाला बनाया है, पहले इसके अंदर हम एरर चेक करते हैं। एरर क्या है वो हमें अगर मिल जाए तो सही है। एरर है इधर, मिडल वेयर ऑथ मिडल वेयर नहीं मिल रहा इसको। फोल्डर का नाम देखो, मिडल वेयर्स है, कहाँ पे नहीं मिल रहा? ऑथ डॉट जेएस पे। तो मेरे पास जो फोल्डर नाम है वो है मिडल वेयर्स। यहाँ पे एस आएगी, वापिस आ जाओ। अब जहाँ पे सर्वर चल रहा है, लॉगिन पे क्लिक करो। अब जहाँ पे मेन एरर आई है, एरर क्या है कोई पता नहीं हमें। यहाँ पे ये एपीआई की एरर है, ये एरर कहाँ पे है, जो वो वाली हमें नहीं मिलेगी। तो सारा कोड चेक करते हैं। लॉगिन हो गया, लॉगिन यूजर हो गया। एक मेरे पास यहाँ पे एरर है, लॉगिन यूजर वाले पे है। यहाँ पे देखो, प्रोसेस डॉट ई एन बी, इधर मैंने डॉट नहीं लगाया। ई एन बी से हमें क्या चाहिए? JWT सीक्रेट। सेव करो, चेक कर लेते हैं एक बार। अभी भी एरर है, फिर भी यहाँ पे मेरे पास एरर थी, ऐसे ही कोई ना कोई और भी एरर होगी। एक बार फिर से यहाँ पे टर्मिनल चेक कर लेते हैं। इधर तो सब कुछ ओके चल रहा है, चलिए और देखते हैं। एक एरर है मेरे पास यहाँ पे, ऑथ मिडल वेयर है ना, स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे लिखा है ना स्टार्ट्स विद, यहाँ पे आएगा स्टार्ट्स विद। सेव करो, सही है अभी स्पेलिंग। यहाँ पे फिर से फिल करो, यहाँ पे आएगा पासवर्ड। टाइपिंग मिस्टेक होती है बस, बाकी कोड तो हमारा कंप्लीट है। एक ये भी एरर रिमूव हो गई। अगर आपके पास कुछ ऐसी एरर आए ना, आपके लिए एक दूसरा तरीका होता है। फ्रंट एंड पे जाना है, हमने इधर एक टोकन क्रिएट किया होगा, इस टोकन को हम ना गेट कर लेते हैं। रजिस्टर वाले पे चलते हैं, टोकन है हमारे पास, जैसा करते हैं। साथ में बता देती हूँ टोकन हम कैसे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा दूं, टोकन को यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर दो। सेव करो, एरर है, यहाँ पे आओ,
सेव कंसोल डॉट लॉग। हमें टोकन चाहिए ताकि हम टोकन के साथ लॉगिन कर पाए। कई बार हमारे पास टोकन के बिना लॉगिन नहीं कर पाते हम। जहाँ पे अगर जहाँ पे लिख दें ऐसे, एरर नहीं आनी चाहिए बस। नहीं, फ्रंट एंड से इजी रहेगा जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल सेट नहीं हो रहा। ज्यादातर फ्रंट एंड से करते हैं, लेकिन उधर हमने ना वेरिएबल जो टोकन है वो प्रिंट करने का कोड लगाया नहीं, नहीं तो हम उसको गेट कर लेते। यहाँ से जो टोकन मिलेगा, जे वाला टोकन है ना, इसको हम चेक कर सकते हैं। तो इसको हमें पहले सेव करना पड़ेगा अपने वेरिएबल में, फिर जाके हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने abc@gmail.com 1 लिखा हुआ है, लॉगिन पे क्लिक करो। एक बार हम ना इसको रजिस्टर करके देखते हैं, हो सकता है पासवर्ड ही गलत है, क्योंकि सब कुछ तो सही है। इसका यहाँ पे अपने नाम से कर देते हैं। यहाँ पे अगर 1 2 3 4 लगा देते हैं, रजिस्टर पे क्लिक। रजिस्टर हो गया, लॉगिन पे आ गए। ईमेल ऐड करो, 1 2 3 4। लॉगिन पे क्लिक करो। सही है, लॉगिन हो रहा है। वहां पे मेरे पास पासवर्ड गलत था, इतने टाइम से हम यहाँ पर पासवर्ड गलत फिल कर रहे थे। अब यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ गए, लेकिन यहाँ पे डैशबोर्ड पे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे हो सकता है पाथ गलत दिया है। पहले app.js पे आओ, डैशबोर्ड ऐड ही नहीं किया। इंपोर्ट करना है डैशबोर्ड को फ्रॉम कंपोनेंट्स, यहाँ पे लगाओ डैशबोर्ड। लॉगिन वैसे फिर भी नहीं होना था, हमारे पास एरर बहुत थी। यहाँ पे करो पेस्ट, डैशबोर्ड को उठाओ यहाँ से, और यहाँ पे आएगा मेरे पास कंपोनेंट। कंपोनेंट्स वाला फोल्डर है, उसके अंदर डैशबोर्ड है, ये वाला हटा दो। सेव करो, यहाँ पे वापिस आओ। हमने करना है लॉगिन। सेशन क्रिएट होना चाहिए हमारे पास, 1 2 3 4। अभी भी इसको पेज नहीं मिला, लॉगिन तो कर रहा है लेकिन पेज नहीं मिला। कंपोनेंट्स के अंदर डैशबोर्ड है, चेक कर लेते हैं। डैशबोर्ड हो गया, डैशबोर्ड यहाँ पे हो गया। यहाँ पे पाथ भी देना है डैशबोर्ड, पेज का नाम। फिर से वापिस आओ, देखो रिफ्रेश हो गया ना। अब देखो यहाँ पर वो डायरेक्ट आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो रिफ्रेश हो गया, इधर मेरे पास आ गया। वापस चलो, फिर से यहाँ पे लॉगिन करो, 3 4 लॉगिन। तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये हमारे पास एक सेशन क्रिएट हो गया। मेरे पास जो भी यूजर लॉगिन करेगा उसका नाम, उसकी ईमेल आईडी, इसको हम सेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे कोई भी यूजर लॉगिन करेगा, रजिस्टर भी हो रहा है, लॉगिन भी हो रहा है, सब कुछ हमारे पास ओके है। हमारे पास डेटाबेस में भी वैल्यू आ रही है। इसको रिफ्रेश करो, पासवर्ड देखो ऐसे हैश होके आ रहा है, बस सब कुछ सही है। यहाँ पे आ जाओ वापिस मिडल वेयर पे। ये वाला जो लिखा हुआ है स्प्लिट करने का, हमने हेडर के साथ इसको यूज किया ऑथराइजेशन के लिए। अब जहाँ पे स्प्लिट करेंगे, जो भी मेरे पास टोकन आएगा ना, इसके अंदर आना है। बस इसका काम यही है, टोकन इसने चेक करना है, इसको आपने स्पेस के साथ लगाना है। इसके अंदर टोकन आएगा जो जनरेट किया जाएगा, फिर इसको मैच करेगा। बस इसका इतना ही काम है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।